सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो इसका सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि ससुराल कौन से दिन जाते हैं? पहले ही दिन जाएंगे ना, हमको बचाएंगे ना। अगर पहले दिन ना जाएंगे तो ना फिर बचाएंगे ना, हम मर जाएंगे। जो वक्त आपका डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ गुजरा, उसमें आपका रोल क्या था? आप किस पोजीशन पे थे? इंडिया ने 5 ब्लास्ट किए, हमने 6 कर दिए। चले हम आगे हैं आप। अक्सर सासें कहती है ना जी, हमारी बहू के हाथ में तो बड़ा ही जायका है, वो कुछ भी छू ले तो आहा जायका आ जाता है। और अगर वही ऐसी कोई चीज़ जो आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा मशहूर हो आपकी और आपसे बाकायदा फरमाइश है कि बनवाई जाए। ज़्यादा कढ़ाई है, क्योंकि कढ़ाई भी ऐसी कढ़ाई जो आप नाम सुनते ही कहेंगे कि ये क्या है। अच्छा, कौन सी मैं कढ़ाई? बताता हूँ, जंगली कढ़ाई। जंगली कढ़ाई, अच्छा उसमें सब कुछ होता है। उस पर मटन, बीफ, फिश, प्रॉन, ये सारी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। मैं हूँ आपकी होस्ट वर्दा शोएब और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल, और मेरे साथ हैं जी नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम खान और आपको बताया चले कि ईद की आमद है, बल्कि ईद आ चुकी है और आप सबको हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, बोल नेटवर्क की जानिब से ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आप देख रहे होंगे इस वक्त हम किसी स्टूडियो में नहीं हैं, हम ईद मिलने किसी के घर आए हैं और जिनके घर हम आए हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही नामी ग्रामी, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बचपन से हम उनको देख देख के बड़े हुए हैं, उन्हीं के पीछे ये आपने ज्यादती कर दी। देखिए, ये आपने ज्यादती कर दी, इस पे यकीनन उनका खफा होना बनता है और मैं एग्री करूंगा उनसे कि बचपन से उन्हें देखते हुए वाकई जब हम छोटे छोटे थे तब भी हम उनको देख देख के बड़े हुए हैं और बहुत इंस्पायर भी हुए हैं। तो बताएंगे फ़हीम, जिस शख्सियत के घर पे हम मौजूद हैं उनके दफ्तर में अभी मैं एक शेर पढ़कर आया हूँ, उसका जवाब भी मैं उन्हीं से चाहूंगा। ईद का मौका है लेकिन शेर इतना दिलचस्प था कि उनसे इसका जवाब बनता है। और शेर था, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्तारे, जबकि ये जानते हैं कि किसके हाथ पे तलाश करूं। हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली फारूक सत्तार भाई और अबशा भाभी। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को भी बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप और आपके तवज्जुह से आपके सारे व्यूअर्स को, जी जी, पूरी अहले वतन को ईद मुबारक। माशाल्लाह। मैं असल में एक शेर कहूंगी, सॉरी इंटरप्टिंग। इरशाद। फूल हंस दिए चमन मुस्कुराए, फूल हंस दिए चमन मुस्कुराए, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अरे वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक यह तो सवाल मुशायरा है। ये आप मुझे बताइए कि आपको ये फारूक भाई के साथ रह के शेरो शायरी का शौक हुआ है या शुरू से शौक है? थोड़ा बहुत हो गया इनके साथ रह के, लेकिन ज्यादा नहीं है। कुछ याद हो जाते हैं वो मैं अर्ज कर देती हूँ। तो कभी कभी मुकालमे शेरो शायरी में होते हैं? हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। ये बड़ा दिलचस्प रहता होगा वैसे। जाहिर है इनको बहुत ज्यादा शौक इनका काफी है। मैं तो ये पूछूंगा कि जब ये तारुफ करा रही थी तो हमारी क्या मेहमान नवाजी में कोई कसर रह गई? ये बनता है क्या? कसर रह गई तो मतलब है कि गिले के तौर पे इन्होंने कहा हम तो बचपन से इनको देख देख के बड़े हुए हैं। ये गिला ये तो बिल्कुल आपने सही टोका था। मैंने बिल्कुल मैं क्योंकि मैं इसमें साथ हूं आपके। ऑफ कैमरा बता देते, मैं कुछ और मतलब भाई मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर, भाई मैं एक चीज नाज़रीन के लिए क्लियर कर दूं कि ये ग्रीन जो है वो इस ग्रीन से मैच नहीं हुआ हुआ है, ये ग्रीन इस ग्रीन से मैच है क्योंकि भाभी ने डिजाइन किया हुआ था। ये इत्तेफाक हुआ है। बिल्कुल सही। इसमें भी मेरी बहुत एफर्ट्स हैं, इनकी वेस्ट कोट में भी मेरी एफर्ट्स बहुत माशाल्लाह वो ये बताएंगे। लेकिन मेरी कोई एफर्ट नहीं, ये इत्तेफाक से हो गया मैच। भाई देखे, आपकी कोई एफर्ट नहीं है वेस्ट कोट में, और वहाँ एक साहब है जिन्होंने शेरवानी और अचकन के लिए पता नहीं कितनी दौड़े लगवाई होंगी। असल में मैं तो जब भी खेलूं एफर्टलेस ही खेलूं, बस जबरदस्त, और चौके छक्के से कम नहीं। असल में फील्ड के जब आप कप्तान होते हैं ना तो ऐसे शेर पढ़ा ना तो मैं उसका जवाब ही दूंगा। ऊपर एक और शेर भी लिखा हुआ। अच्छा, वो ये लिखा हुआ है कि शाम हो रही है डूबता सूरज बताएगा, शाम हो रही है डूबता सूरज बताएगा, तुम और कितनी देर हो हम और कितनी देर। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, ईद के दिन ये बताइएगा मुझे, बल्कि ये सवाल मैं भाभी से पूछूंगा। भाभी ये बताइए, ईद अब फारूक भाई जो है वो घर पे मना रहे हैं, अब ज्यादा मजा आ रहा है, या उस दौर में जब फारूक भाई बाहर ज्यादा घुमा करते थे ईद के दिनों में तब ज्यादा मजा आता था? बस वही सेम ही है, क्योंकि ईद के दिन ये आधा दिन घर पे ही होते हैं, फिर वो मिलने जाते हैं शहीद की फैमिली, असीर की फैमिली वगैरह से मिलने जाते हैं, फिर आते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर शाम से हमारी फैमिली के लोग घर आ जाते हैं, फिर हम लोग अपनी अम्मी के घर इनवाइटेड होते हैं डिनर पे। ईद का दिन इस तरह से हो जाता है। सेकंड डे फिर वो बाहर टेंट लगता है, बहुत सारे लोगों को पता होता है, हर साल आते हैं,
तो बस हाँ सेकंड डे बहुत पूरा दिन ये बिजी होते हैं। हाँ मसरूफियत गुजरती है हाँ फर्स्ट डे ये कि फैमिली को टाइम देते हैं वैसे फर्स्ट डे ना। जबरदस्त। हाँ तो फर्स्ट डे फैमिली को और ख़ास तौर पे इन लॉज को, वो तो जरूरी है। अगर इन लॉज को टाइम ना दें तो वो आपको आउटलॉ डिक्लेयर कर देंगे। कभी कभी मेरे मुंह से जो है वो बेगम के सामने निकल जाता है इत्तफाकन, तो ससुराल को ससुराइल कह देता हूँ तो नाराज हो जाती है। वहाँ ससुरालियों डायरेक्ट में दिल पे हाजिरी ठक ना। से लगता है जाके। बिल्कुल है ना? ऐसा ही है, हाँ। बिल्कुल ऐसा आप ही दो है। खवातीन पे बैठ के बीच में ये लोग बुराइयां नहीं कर नहीं नहीं, बुराई के तो कोई हाँ, सवाल ही नहीं हाँ, पैदा होता, सवाल और ही फारूक भाई तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो भाभी के साथ बैठे हैं। वो उमर भाई कहते थे ना कि कोनी जो है वो बिल्कुल गुर्दे पे टिकी हुई है, तो जहां उल्टा सीधा सवाल हुआ वो कोनी आ जाएगी। वो नहीं आ जाएगी। तो फारूक भाई वैसे सियासी हालत जो चल रही है, रमजान तो पूरा सियासत की ही नजर हुआ है, ये सियासी रमजान था बिल्कुल। ये सियासी रमजान था, गैर सियासी बिल्कुल नहीं रहा। और जलसे भी थे इसमें, जुलूस भी थे, जुलूस भी थे। कराची की आवाम फिर को ये भी कोई बताया गया कि एहतजाज हमारा कर जलसा रहा बड़ा है। हाँ कोई कह रहा है, मतलब एक अजीब सा माहौल था और लोगों के जहनों में बहुत उलझन थी और काफ़ी एक टॉर्चर भी था, एक अजियत भी थी ना। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को, नो कॉन्फिडेंस को लेके इतना स्ट्रेच उसमें हुआ ना। फिर लेकिन उसका जो ड्रॉप सीन हुआ वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। पीटीआई ने फिर इस्तीफे दे दिए तो आधी असेंबली तकरीबन खाली हो गई। तो उसमें अगर एक जमात या जो जमातें अपोजिशन से हुकूमत में आई हैं, बग़ैर अपोजिशन के अगर वो हुकूमत करेंगे भी तो वो डेमोक्रेसी का जो एसेंस होता है ना कि अपोजिशन मौजूद हो और वो सब खत्म, वो खोखलापन नहीं है। नजर आ रहा है। हाँ, तो 3.25 साल अगर कोई नाअहली थी, ना तजुर्बेकारी थी और नालायकी का तड़का भी था पीटीआई की हुकूमत में, कराची को भी फरामोश कर दिया बिल्कुल। जहाँ से कहा कि वजीर आजम कराची से 1100 अरब का पैकेज, 162 अरब का पैकेज, और फिर इस साल 700 अरब जो है बजट में भी रखे गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। खोदा पहाड़ और उसमें चूहा भी नहीं निकला। हाँ वो भी कहीं नहीं निकला। तो ये सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत में लेकिन अब जो नैरेटिव पॉलिटिकल उन्होंने सेट किया वो अच्छा है, वो आवाम से कनेक्ट करता है। बिल्कुल ऐसा मजलूमियत अवामी का हो कार्ड यूज हो रहा है। 5 साल पूरे नहीं करने दिए। फिर अमेरिका का नैरेटिव सही है झूठ खुदा जाने, लेकिन वो भी है, वो भी अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। और फिर इनके मुकाबले में जो लोग आए वो पहले भी आजमाए गए थे, बात तो सही है। अच्छा, आप तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ? फारूक भाई आपके जो दोस्त हैं, मैं तो है ही कहूँगा, हाँ। उन्होंने वजारत कबूल करने से पहले ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमें बता दें कि ये साजिश नहीं हुई है तो हम करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बताया नहीं और वजारतें भी कबूल हो गई। नहीं, वो शायद उन्होंने कहा था इमरान खान साहब, दोनों को कहा था, उन्होंने कहा जो भी बता रहे चाहे बता कोई दे। भी क्लियरिफिकेशन। हाँ, वो दोनों तरफ खेलते हैं ना। तो मेरे ख्याल में एक दिन आप मेरे यहाँ आए ईद में, अगले दिन आप मेरे ख्याल में खालिद भाई के यहाँ जाएं मैं ऐसा कर रहा और खालिद भाई से पूछें कि भाई आपने कहा था हम ना वजारतें लेंगे ना गवर्नरशिप लेंगे ना, लेकिन वहाँ तो मतलब सर पटोल हो रही है। तो आमिर भाई के घर चला जाता हो ना, वहाँ से जवाब मिल जाएगा। वहाँ से तो सारे सवाल के जवाब इसी वजह से। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, ये सारी चीजें वहाँ से मिल जाएंगी। फारूक भाई ये बताइए कि आप और आप खालिद मकबूल का मुंह देखेंगे बिल्कुल लटका हुआ मुंह है। अच्छा, वो खुश नहीं मेरे ख्याल से, इसलिए मैं उसे कहता था यार मेरे साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारे अंदर अगर कहीं कोई जुर्रत की कमी है, कोई फैसला साजी के अमल में कोई रुकावट है तो आप यकीन, मैंने उनसे कहा था मैं दूर कर दूंगा, मैं स्क्रैच से एक अच्छा मिडिल क्लास यंग एक एजुकेटेड अर्बन फिनोमिनन जो था ना, इतना यूनिक कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कभी नहीं आया। तो ये शहर डिजर्व करता है पढ़े लिखे लोगों को आगे लाया जाए, नौजवानों को आगे लाया जाए, और हम भी कह दें नैरेटिव क्लियर कि भाई हमने अपनी इनिंग खेल ली है, 40 ओवर 10 ओवर रह गए हैं, इसमें गलतियां नहीं करनी पहले जो की, इस मैच को भी बचाना और अगले मैच के लिए टीम तैयार करें। और वो 35 साल से कम उम्र के बेटे बेटियां नौजवान होने चाहिए। अगला मेयर एक बेटी होगी या एक बेटा होगा। 35 साल से कम उम्र के जवान नौजवानों के हवाले करना, उनके हवाले करना है। और 65% जो है टैलेंट है, एनर्जेटिक लोग हैं सारे। और मे भी उसमें मतलब आप लोग भी चांस ले सकते हैं, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है। मैं बिल्कुल फॉर्म में भरवाता हूँ बाहर, मेरा एक आज़ाद और गैर जानिबदार ग्रुप अगर लड़ेगा, अब यकीन माने इसमें 65% इंशाल्लाह यूथ होगी, कौमी सूबाई में भी और बल्दियात में भी। देखिए इसके बगैर हमारी विजन है, हमारा विजन होगा, लेकिन इनोवेशन उनकी होगी, हमारी बसीरत उनकी जिद्दत होगी। अच्छा, ये बात तो फारूक भाई पीटीआई भी ओन करती है। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा तो नारा यही था कि मेरे सारे वोटर यूथ है। आप भी यही बात कर रहे हैं। मैंने उनके सामने जो चैलेंज रखा है कि अब वो भी भाग नहीं सकेंगे, मैंने उनको भी पाबंद कर दिया कि अगर यूथ का
तो 5% यूथ को टिकट देके स्टेज वो सजाएं, जलसे वो तैयार करें, नारे वो लगाए, सोशल मीडिया पे 24 घंटे वो आपके गुण गाते रहें, वो बैठे रहें, तो ये सारे काम नौजवान करें। और जब टिकट देने का वक्त आए तो इलेक्टेबल्स को टिकट, और फिर वो इलेक्टेबल्स जब हवा का जरा सा रुख बदले, पर तोले, उड़ान उड़े, दूसरे घोंसले में। जबरदस्त। तो मतलब है कि अगर इसीलिए मतलब इसी दिन के लिए उनको लिया था, तो अपने वर्कर्स पर भरोसा करें, मिडिल क्लास पर भरोसा करें, नौजवानों पर भरोसा करें, पढ़े लिखे लोगों पर भरोसा करें। भले हुकूमत और इख्तिदार ना मिले, लेकिन अगर वाकई में कोई तब्दीली आएगी तो वो इंतखाबात में सही सिलेक्शन, सही उम्मीदवारों को टिकट दे के आएगी। एक खानदान से एक को टिकट दें, मौरूसी सियासत का। हाँ, बाप पीएम बेटा सीएम वाला नहीं चलेगा। चलेगा। अभी आप बोर नहीं हो जाती है इतनी सियासी बातें सुन के, अब आपको भी दिलचस्पी हो गई है सियासत में? नहीं, मैं भाभी से पूछ रहा हूँ, मैं भाभी से पूछ रहा हूँ, क्योंकि उनका तो बनता है, नॉलेज गेन कर रही हूँ ना इन सब चीजों में। मतलब अब आप इंटरेस्ट लेने लगी हैं? इंटरेस्ट लेती अच्छा भाई, पहले आपको शुरू से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था या साथ रह रहे के हो नहीं, गया? शुरू में नहीं था बिल्कुल भी, अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है, बस मुझे भी यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि जाहिर है यहाँ पे इतनी नाइंसाफियाँ हैं, इतनी ज़्यादा वो हैं, तो मैं यही समझती हूँ कि अब ऐसे लोगों को आना चाहिए, ऑनेस्ट हों हमारे कराची के साथ, पाकिस्तान के साथ, और जो काम नहीं हुए हैं वो काम सारे होने चाहिए, रुके हुए काम सारे होने चाहिए। सब आते हैं, इतनी प्रोमिस करते हैं, होता कुछ भी नहीं है। फारूक भाई ये बताइए, आपका इतना माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, आप सब जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये बताएं कि अभी जो हुकूमत का हाल सिचुएशन चल रही है, नाराजगियां अभी से चल रही हैं, इतना टाइम हुआ, पूरा महीना भी मैं कहूँगी इतना नहीं हुआ उनको बने हुए, बिल्कुल नाराजगियां चल रही हैं, आपको क्या लगता है कितनी दूर चलेगी हुकूमत? इश्क का काफिला चला भी नहीं, इश्क का काफिला चला भी नहीं, और अभी से गुबार की बातें, उसकी बातें बहार की बातें, वादिये लालाजार की बातें। क्या बात है, शेख जी मैं कहता है काबा नहीं, यहाँ तो होंगी खुमार की बातें हो रही है। तो कोई इख्तिदार के खुमार में है, कोई अपने ज़ाती और गिरोही एजेंडे को लेके बैठा हुआ है। वो सारा जो एक मुश्तरका अपोजिशन का तस्वर था, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बिखरती जा रही है, बिखरती जा रही है। अच्छा, हम तो उस बिखरने और तकसीम से ज़्यादा कराची की तकसीम और इंतशार को ख़त्म करके यहाँ एक बड़ी यकजहती, इत्तेहाद, तहरीक और एक इनकलाब बर्पा करना, ये हमारी मईशत का ही, तरक्की का ही इंजन नहीं है, ये हमारी सियासत का भी इंजन है। हर चीज़ का इंजन, हर चीज़ ये का पाकिस्तान का दिल है। इसको फिक्स कर दें। और इसीलिए मेरा तो ये कि ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, कराची को फिक्स करना ज़रूरी है। उसके लिए अगर खालिद मकबूल मान गए होते, और काश अब भी थोड़े दिन रह गए, फिर तो मैं अब ये ईद के बाद तो इंशाअल्लाह फिर मैं निकल रहा हूँ। और एक आज़ाद और खैर जानिबदार ग्रुप 100-200 ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों को जमा करके लोगों के सामने पेश करना है और कहना ये है मुस्तकबिल कराची का और पाकिस्तान का। अब इनके हाथों में मामलात देने हैं, ये संभालेंगे इंशाअल्लाह। हमारी रहनुमाई होगी, सरपरस्ती होगी, इसके बगैर ना कराची आगे बढ़ेगा ना पाकिस्तान। कराची वालों के हवाले किया जाए। सीधी बात ये, जो लोग कराची ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, यू विल ओन एंड सेव एंड मेक पाकिस्तान। ऐसा ही है और ये चलना भी चाहिए। अच्छा, ईद के मौके पर अगर हम थोड़ा सा वापस ईद की तरफ आए फारूक भाई, भूल जाते हैं तो सियासत में इधर घूम जाते हैं ना, तो ये बताइए। मेरे अंदर आर्ट है कि मैं आपको ईद से बाहर माशाल्लाह पार्लियामान में, ये तो आप माशाल्लाह से इसमें तो आप महारत रखते हैं। ये बताइए कि ईद मुबारक का मैसेज किया आपने लंदन? मैंने नहीं, मैं ईद मुबारक की बात कर रहा हूँ। मैं ये तखसीस और तफरीक करता ही नहीं। मैंने कहा कि पूरी दुनिया में जहाँ भी अहले वतन है, उन सबको ईद मुबारक। तो वो अहले वतन है, जाहिर है उनकी पाकिस्तानियत किसी की भी नहीं चाहिए कि नवाज शरीफ हो, अल्ताफ हुसैन साहब हो, कोई भी हो। ये लंदन कोर्ट के फैसला आने के बाद से वो अहले वतन है या वो अहले वतन शुरू से? अहले वतन होना पाकिस्तानी शहरियत है जी, वो पाकिस्तानी शहरियत तो किसी की भी खत्म नहीं हुई ना। ऐसा ही है। तो मैंने तो सारे अहले वतन को ईद मुबारकबाद दी। 22 करोड़ हो, 23 करोड़ हो, 24 करोड़ हो, और तेजी से बढ़ रहे हैं, चंद सालों में 25-26 हो जाएंगे, हम वहीं पर खड़े होंगे। ये कोविड के बाद अगर मर्दमशुमारी करें तो 25 हो गए होंगे, क्योंकि जितना कोविड ने लॉकडाउन पे आपको महदूद किया है, मेरे ख्याल में 25 करोड़ हो गए। जी फारूक भाई, ये बताइए कि लंदन से अभी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए थे, किसी ने रब्ता किया आपसे? ओवरसीज पाकिस्तानीज आए थे, और जो मैं जब जाता था वहाँ लंदन या अमेरिका, तो ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्ट्री मेरे पास भी रही है। तो वो कह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत अगर चली भी गई तो आइंदा जो भी समंदर पार पाकिस्तानी वजीर होगा, अब हमें सिर्फ लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि भाई वोट देने का हक तो आइन में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी, अगर बिल पास भी कर लिया तो कौन सी ऐसी तोप चला दी आपने।
असल तो लॉजिस्टिक्स है, टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन होगा या सफारत खानों में या कोई जगह लेके या आउटसोर्स करेंगे पूरी इलेक्शनरिंग जो प्रोसेस है, तो वो उसके लिए मुझसे समझ मेरी खर्चा भी तो एक होगा, हाँ तो सारा किस तरीके खर्चा से उसका किया बजट, जाए। तो मैंने उसकी फिजिबिलिटी बना के उसका एक खाका मेरी ओवरसीज पाकिस्तानी जो पॉलिसी थी उसके डॉक्यूमेंट में था, तो मुझे लेने आए थे और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ राब्ता रखेंगे। तो मैंने कहा देखें इसके अलावा जो है सिर्फ वोट देने का हक ही नहीं, वो आइन में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, आइन में भी हमें अब आपको इलेक्शन लड़ने का भी हक दिलाना है और आई स्टैंड फॉर दैट। तो वो इसलिए भी मेरे साथ बहुत करीब हैं। अगर पीटीआई के साथ हैं तो पीटीआई का अगर नैरेटिव नेशनल लेवल पे काम करता है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, तो हमारा कराची के लेवल पे और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और समंदर पार पाकिस्तानियों को हमारा नैरेटिव भी बहुत अट्रैक्ट करता है। अगर ये थोड़ी मेरी एमकेएम ये हिमाकत और गलतियां ना करती और मेरे साथ खालिद भाई खड़े हो जाते तो हम सारी बड़ी यकजहती और एक इत्तेहाद कायम करके बहुत बड़ी तहरीक कायम कर देते और एक बार फिर एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिल जाता। तो कभी पीटीआई से आपको ऑफर नहीं हुई कि फारूक भाई सब छोड़ें यहाँ आ जाए? देखिए अभी जो इत्तेफाक से मैंने अपनी एक सियासी एक मेरी वो कहते हैं ना रिफ्लेक्सेस मेरे होते हैं, तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी 3 अप्रैल से पहले जब वो आर्टिकल 5 यूज़ नहीं हुआ था। अच्छा। तो मुझे तो ये कि अगले दिन वोटिंग होगी और पीटीआई की गवर्नमेंट चली जाएगी, लेकिन उन्होंने स्ट्रेच करके आगे बढ़ा दी। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई ये गलत किया, सियासी तौर पर अच्छे अखलाक का मुजाहरा नहीं कि आप एक निकाह में हैं और अभी उस निकाह से पूरी तरह निकले नहीं, आपने निकाह पे निकाह पढ़ लिया। और देखे ना तलाक और बेवगी का भी एक इद्दत का पीरियड था। मैंने इनसे कहा था 6 माह पहले कि देखें हवा का रुख बदलने वाला है, पीटीआई की वजारतें उनको वापस कर दो और शायद तुम्हें छोड़ के दूसरे कैंप में जाना पड़े। तो अगर मॉरल तुम्हारे हाई होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मॉरली डाउन होके जाओगे तो फिर शशोपंज में पड़ोगे कि वजारतें लें, गवर्नरशिप लें, फिर आपस में लड़ाइयाँ होंगी और फिर वजारतें लेनी पड़ेंगी। लेकिन वोट बैंक में इसका बहुत मनफी असर हुआ और जहाँ कराची के जलसे में पीटीआई का वोट बैंक दोबारा इकट्ठा हुआ, उनकी मजलूमियत का वोट जो कार्ड यूज़ हुआ, अमेरिका का नैरेटिव, तो वहीं एमक्यूएम के इस इमोरल जो पॉलिटिकल एक कैरेक्टर था, इमोरलिटी, उसने भी लोगों को बड़ा गम गुस्सा और वो भी गुस्से में जलसे में चले गए। मैंने तो कुछ इसी असना में मेरी शाह महमूद कुरैशी से बात हुई। अच्छा हुई थी। तो उनकी तरफ से पहले भी मुझे ऑफर थी, फिर उन्होंने ऑफर की है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये 3.25 साल कैसे भुलाए जाएंगे पीटीआई के। अब तो दोबारा उन्होंने सियासत शुरू की, लेकिन जब हुकूमत में तो सियासत नहीं की, उनके सिलेक्शन सारे गलत थे, उनकी प्रायोरिटीज़ गलत थी, महंगाई बेरोज़गारी आसमान से बातें कर रही है और उन्होंने जो है वो कराची को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वरना और वो किस चीज़ से डर के सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम गलत था। 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी को बाईपास करने के लिए 4 आइन में ऐसी शिकें हैं जो मैंने 2 साल पहले इनको बताई थी। तो मुझे कोई जवाब नहीं आया इस्लामाबाद से। मैंने पिंडी भी वही नुस्खा भेजा, पिंडी ने मुझे एंगेज किया, 2.5 घंटे मुझसे वो सुना और उन्होंने कहा कि दिस इज़ द सेवियर फॉर कराची एंड पाकिस्तान। लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि पिंडी वालों ने किया था ना, सिर्फ इस्लामाबाद वालों को, इस्लामाबाद वालों ने उसे इग्नोर कर दिया और वो खालिद ने भी इग्नोर किया और लोगों ने किया। लेकिन मेरे ख्याल में अब आगे अगर हमारी कोई मीटिंग होगी तो मैं सुनूंगा उनसे कि अब इलेक्शन जब भी हो तो वो कराची को कितनी अहमियत देंगे और कराची के लिए सिर्फ 1100 अरब का ऐलान नहीं होना चाहिए। मुझे ये भी डर है कि शहबाज शरीफ साहब डूअर हैं और अगर 1 साल के अंदर उन्होंने सर्कुलर ट्रेन और 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी के मंसूबे पे काम शुरू कर दिया और लोगों को कुछ दिखा दिया तो कराची वालों पर तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क में भी। अच्छा, आप शहबाज शरीफ साहब को बता रहे हैं कि वो डूअर है। फारूक भाई, शहबाज शरीफ साहब ने तो अभी एक बयानिया जारी किया है रमज़ानों में ही कि हो सकता है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का वोट जो है वो हम ना ले सके क्योंकि हमारे पास वो सहूलतें मौजूद नहीं है। यहाँ पर वो भी निकल जाएंगे। बहरहाल खैर, ईद पे आपको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है काम, क्योंकि आप ईद से ऐसा निकलते हैं कि बहुत ही मुश्किल से। ये आपकी पार्टी कैसे वापस लाती थी ये मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी तक, क्योंकि उस वक्त तो खैर मेरे ख्याल में शायद वो फोन कॉल की वजह से सब एक साथ हो जाते थे। अब फोन कॉल भी नहीं है तो सारे इधर उधर घूम रहे हैं। आपके टाइमिंग जो है ना वो कम पड़ जाएंगे, इनके पास बहुत कुछ है। मुझे अंदाजा है भाभी, मैं इसीलिए आपसे, मेरे सवाल इनसे हो ही नहीं रहे, मेरे सवाल आपसे हो रहे हैं इसीलिए कि ये सारी बातें होती है, बाद में दोनों अलग प्रोग्राम करेंगे। ये सारी बातें जो होती है, जो सियासी बातें होती है, आपका कभी इनसे इख्तिलाफ रहा कि भाई आप एमक्यूएम छोड़ दे?
क्यों आप एमक्यूएम में? कभी किसी मौके पर, जैसे ये भी हुआ, इनके एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेयर कराची रह चुके हैं, उन्होंने तो जॉब भी ऑफर कर दी थी इन्हें कि आप आ जाइए, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पेश नहीं कर सकते तो किसी मौके पर आके आपने तंग आके कहा हो कि भाई छोड़ दे। छोड़ने का नहीं, लेकिन बात ये है कि जिन लोगों ने इनके साथ डिसऑनेस्टी करी और जो जिस पे इन्होंने बहुत ब्लाइंड फेथ किया था, उन लोगों ने ऐसा किया। तो मैं कहती हूँ जिस पे भी आप हों, लेकिन अगर आप वापस भी आ जाएं तो उन लोग अपने साथ मत रखिएगा। हालांकि मुझे पता है वो लोग सॉरी करेंगे, रख भी लेंगे, का दिल बहुत बड़ा है। ये आप कामरान टिशोरी की तो बात नहीं कर रही ना? हाँ, कामरान टिशोरी की तो बात वो तो नहीं अभी भी कामरान टिशोरी की वजह से लोग ज्यादा नाराज जो लोग नाराज हुए उनकी वजह से आजकल मैंने सुना कि वो मिल रहे उनसे मिलेंगे ना। आजकल मिल रहे अभी हैं। 3 दफ्तर खुले ना। हमारे फैमिली टर्म्स हैं और अभी तक हैं, हम अभी लोग अब मिलते हाँ। रहते हैं। अभी भी लास्ट वीक हम लोग मिले हैं, उनकी वजह से नहीं, दूसरे लोगों की बात कर रही हूँ। मैं नाम ले लेती हूँ, आप बोलते हैं तो ले लेती हूँ, आई डोंट केयर, लेकिन ये कि नाम नहीं लेती। ये फारूक भाई की पॉलिसी नहीं है ना, मैं तो चाह रहा था कि नाम निकलवा लूं किसी तरह। इसलिए मैं भी चुप हूँ लेने। भाई ये देखिए, ये आपकी जिस माशाल्लाह से चीज़ों जो पे- है ना वो हाँ, जबरदस्त ट्रेनिंग जो आपकी हुई है पॉलिटिकली, बहुत ही चलें, जबरदस्त। thank you। अच्छा मैं लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा मशवरा दे रही है कि पीटीआई ज्वाइन कर ले। मैंने कहा असल में कराची इतना एक्सक्लूसिव तवज्जो मांगता है, यहाँ का के ज़ख्म को भरने के लिए ऐसा मरहम चाहिए जो एक मिडिल क्लास नौजवानों की और बहुत मुतहरिक किस्म की खिदमत करने वाले, अल्लाह का डर, लोगों का दर्द हो यहाँ और पुरखुलूस बेलौस करने का जज्बा हो। ऐसी टीम बनाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही। आप हाँ, जैसे मिलके देखें करें, support कराची वालों को करें, भाभी हाँ। सबसे बड़ा मसला पता है क्या? अभी जो हम एक आम लोग फेस कर रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग हो गई, रोड के ऊपर ये वारदात, स्ट्रीट क्राइम, बकरीद की खाले, अल्लाह अल्लाह करके बचत हुई है उनपे। तुम हाँ, मैं जरा पहले फारूक भाई से ये पूछ लूं कि भाई कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ आपके पास कोई मोबाइल छीनने आया हो या खाल मांगना है और आपने कहा अरे असलम तुम, कभी ऐसा इत्तेफाक? बल्कि ये मुझे कहते हैं तुम अकेले ड्राइव करती हो, रात को मैं अक्सर 12-1 बजे अकेले आ रही होती हूँ ड्राइव करके, कहते हैं नहीं जाओ। मैं कहा नहीं, आए मैं बताऊंगी उसको, आए कोई मेरे पास में नहीं, बताऊंगी। नहीं, तो नहीं, मुझे ऐसा क्या बिल्कुल बात है। मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसा ना करें जैसे वाकयात आजकल हो रहे हैं। हाँ, अरे आपको- असलम तुम, उस पे बोले ना आप कुछ, अरे असलम तुम। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मैंने भी एक बार खाल छीनी थी। अच्छा, हाँ, इसलिए कि जो हमारे कारकुनों ने किसी मेरे और सवाल का जवाब आ गया, मैं यही सवाल करने वाली थी। देखिए मैं किसी और की के जो कोई जमात थी, कोई उनकी खाल छीनी थी अच्छा, हमारे लड़कों ने। अच्छा। हाँ, मुझ तक शिकायत आ गई। ठीक। तो फिर मैंने वो वाली खाल अपने लड़कों से छीन कर उनको वापस दी जिन्होंने जमा जो की। डिजर्व करते थे। तो हम ये हमारे ये सिस्टम भी था, लेकिन इसकी पब्लिसिटी नहीं होती थी, इसकी नहीं होती थी। उसकी होती थी जो हमारे वाले वो तो असल में करने के लिए हम वापस जो पूरी करते जमातें मौजूद है ना वो करने के बहुत लिए। ज्यादा। मेरा यही सवाल था, यही पूछने वाली थी और जवाब आपने खुद दे दिया। अच्छा फारूक, आप फारूक भाई से पूछ रही थी आपने कभी खाल छीनी? कसम से मैं ये पूछ रही थी, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, खाल छीनी नहीं, टेलीविजन ये नहीं कि नहीं मैंने भाई अपने खाल के अंदर रह के ही सब कुछ करना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा भाभी, वो ज्यादा हमें पता जरूरी चला है। आज अच्छा। माशाल्लाह से आप फैशन डिजाइनर भी हैं और अपने और फारूक के कपड़े भी जो है वो सिंस आप डिजाइन। 1994 से हूँ। फिर मैं यूएस माशाल्लाह। चली गई थी ना, तो वहाँ थोड़ा कंटिन्यू किया, फिर मैं वापस आई, मैंने केम बैक, तो मैंने इसको प्रोफेशनली स्टार्ट किया ना। पहले तो मेरा पैशन था, कुछ ड्रेसेस बनाए और उसकी एग्जीबिशन हो गई। फिर ये इतना बिजी होते थे, मैं वहाँ से, बच्चे माशाल्लाह एस्टैब्लिश हैं दोनों, वो PhD डॉक्टर है, बड़ी बेटी माशाल्लाह, छोटी जो है उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में उसने किया, डबल मेजर फ्रॉम UC डेविस, सो बोथ आर सेटल्ड माशाल्लाह ना। और बड़ी बेटी भी जो दामाद हैं वो भी हैं PhD डॉक्टर हैं दोनों। फिर मैं वापस आ गया, मैं क्या करूँगी, इतना बिजी है, तो मैंने इसको फिर स्टार्ट किया प्रोफेशनली। अभी आप कर रही हैं? मैं कर रही हूँ, कर भी रही हूँ, और फिर मेरी अभी EFU में भी जॉब चल रही है। अरे मैंने वाह अपने वाह आप वाह, को जबरदस्त। एक्चुअली आई कीप माई सेल्फ सो बिजी ना। फारूक भाई के ऑफिस में एक बड़ी अच्छी चीज हो गई देखी, है। इनके नोटिस बोर्ड पे जो है ना वो जहाँ बहुत ही खास चीजें लिखी जाती है, वहाँ इनके नोटिस बोर्ड पे 3 इबारतें लिखी हुई है। आई लव माई डॉटर्स, आई लव माई वाइफ, आई लव माई फैमिली, और बाकी बोर्ड पूरा खाली। हाँ, नीचे साइन भी किए हुए हैं। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी चीज है अभी कि मेरी बेटियां जब अमेरिका से आती है ना, कोई ना कोई ऐसी चीज लेके पप्पा साइन करें इसके लिए। अरे अरे ये वाह, बेटियों ने वाह, लिखा था आपकी? अरे बेटियों ने था कि बेटियों ने लिखा होगा? उन्होंने लिखा हाँ। ताकि उन्होंने कहा कि आप हमें कम से कम ये देख के याद रखें। वाह वाह वाह, जबरदस्त। देखिए, नहीं, इसीलिए जब मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा लाइक फादर लाइक डॉटर्स, मैं जब उनकी थोड़ी सी उस पर मैं वो एक प्राइड लेता हूँ, तो कहती हैं पापा डोंट फॉरगेट कि वो कहता है, मैंने कहा कि एन एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, सेब जो है अपने दरख्त से ज्यादा दूर नहीं, बच्चे वहीं होते हैं जहाँ माँ बाप होते हैं।
तो उन्होंने कहा कि और एंड द ट्री ऑल्सो डज नॉट ग्रो फार फ्रॉम द एप्पल, और दरख्त भी सेब से ज्यादा दूर दूर नहीं नहीं ग्रो होता। होता, बिल्कुल Very सही। good, very good. बहुत बहुत अच्छा लगा हमें, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत एंजॉय किया ने भाभी, थैंक यू सो मच इतने मजे मजे के खाने बनाने के लिए। और अभी क्योंकि शो का वक्त खत्म हो चुका है, मैं बिरयानी पे लेकिन ये आपका है। ये मेरा होगा। ये आपका हुआ। मैं बिरयानी खाने की ट्राई करती हूँ। जाने से पहले इख्तिताम जो होगा वो मैंने जैसे कि पहले कहा था कि फारूक भाई का जो शेर। शेर है ना, वो तो definitely। उस शेर पे इख्तिताम होने वाला है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में जितनी एनर्जी नज़र आई और जिस तरह हमने बात की पैशन के साथ, तो वो जज्बा है जो इंशाल्लाह इस बात को यकीनी बनाएगा कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदा। पाइंदाबाद। ईद मुबारक। सबको खैर मुबारक। खैर मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को तलहा जतोई की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। दुनिया बोल है ईद स्पेशल में आपको वेलकम कहूँगा। जब भी ईद होती है तो मुख्तलिफ रिपोर्टर हजरात और मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और ओल्ड एज होम पे भी जाते हैं और वो अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। मेरी आज कोशिश है, मैं मौजूद हूँ इस वक्त ईदी ओल्ड एज होम में। मैं आया हूँ ईद मनाने अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ, क्योंकि ऑफकोर्स ईद का मैसेज ये है कि अपनी खुशियाँ बांटो। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, घटती नहीं है, इसलिए ज़रूर बांटा करें। आप भी बांटेंगे, मैं भी बांटूंगा। और मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो दुनिया का एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इदारा है, जो कि अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया। और यकीनन बिल्किस ईदी की भी अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, उनका थोड़ा वक्त पहले ही विसाल हुआ। लेकिन मेरे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसे मैसेज लिखा हुआ है अब्दुल सत्तार ईदी का। वो कहते हैं, किसी दुखी इंसान का एक आंसू पोंछ लेना हजारों खून के आंसू बहाने से बेहतर है। एक आंसू पोंछने का सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया था, आज हजारों लाखों करोड़ों आंसू पोंछे जा रहे हैं। अच्छा, ओल्ड एज होम पर जब भी जिक्र आता है लोगों के जहन में, तो वो समझते हैं कि जी बड़े बुजुर्ग होंगे, शायद माजूर होंगे, शायद चैलेंज्ड होंगे, मेंटली डिसेबल्ड होंगे या कोई और प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है। इस ओल्ड एज होम में बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, करंट अफेयर्स से, सोशल अफेयर्स से, इकोनॉमी से बाखबर हैं, वाकिफ हैं मुल्क में क्या हो रहा है। और माशाल्लाह से यहाँ बड़ी रश भी है, लोग आए हुए हैं यहाँ पे इनको ईद ग्रीटिंग्स देने के लिए, फैमिलीज आई हुई हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और एक बड़े प्यारे मेहमान से आपको मिलवाएंगे जो एक्चुअली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की टीम का हिस्सा रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में उनका हाथ है और वो यहाँ रहते हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। आइए मेरे साथ, चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत बखैर? माशाल्लाह से मैं जिस डाइनिंग टेबल पे तो रेडी बैठा हुआ हूँ, डाइनिंग टेबल बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं और साथ साथ हमें इलियास साहब ने ज्वाइन किया। इलियास साहब माशाल्लाह से वो हस्ती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल ईदी को दे दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से वो इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। और न सिर्फ ईदी ओल्ड एज होम को वो देख रहे होते हैं, सुराब गोट पे दूसरे जो ऑर्फनेज है लड़कियों का, उसको भी हैंडल कर रहे होते हैं, वहाँ पर और भी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, बड़े निज़ाम हैं इनके। तो मैं इलियास साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक तो मुझे वक्त दिया अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के। इलियास साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक तो ईद मुबारक सबसे पहले आपको। ईद का आज मुबारक दिन है, अल्लाह करे कि बरकतों वाला दिन हमेशा से इस घर में ऐसी रौनकें रखे। ये बताइए इलियास भाई, कैसा सफ़र रहा, आज कैसा सफ़र चल रहा है? दुनिया बड़ी बदल गई जब आपने शुरू किया था और आज। देखिए ना, उस वक्त में और अब में फ़र्क बहुत है। आपने आज यहाँ आन के खुद महसूस करा होगा कि क्या क्या चीज़ें इंसान में तब्दीली ला रही हैं और यहाँ क्या तब्दीली हुई। माशाल्लाह लोगों को हंसता खेलता देखा, बुज़ुर्गों को खुश देखा, यही बहुत बड़ी खुशी होती है इंसान। कितनी खिदमत की है आपने यार? इलियास भाई 30 साल को छोटा टाइम नहीं होता। आपने बड़े अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ भी काम किया है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी याद आती होगी, बिल्किस ईदी साहिबा की याद आती होगी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बढ़ाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। हम तो उनके वसीले से भी दुआएं मांगते हैं, इतने अल्लाह के प्यारे और वली थे, क्योंकि जो खिदमत उन्होंने की और जो सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया पूरी दुनिया में, इलियास भाई मैं नहीं समझता कोई और कर सकता। नहीं, आप ये देखें ना, उन्होंने कोई ऐसा शोबा छोड़ा ही नहीं ना, बच्चे से लेके और बूढ़े तक इन तमाम
चीज़ों को उन्होंने देखा, बच्चे को बच्चों की तरह देखा, बूढ़ों को बूढ़ों के लिए खोला, माजूरों को माजूर, कोई ऐसी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी जहाँ कमी महसूस ही हो, और अब उनकी कमी हमें महसूस होती है। उनकी कमी जब महसूस कब होती है, क्यों होती है, ये बताएं लिहाज नहीं, भाई। आप ये देख लेना कि उनका एक अपना वर्क और एक अपना टैलेंट था, वो चीज़ हर एक में नहीं हो सकती, इसलिए उनकी कमी महसूस। और आज जब वो नहीं है तो क्या निज़ाम में कोई तब्दीली आई, क्या सिस्टम थोड़ा सा डिरेल हुआ कि शायद पहले जो काम अच्छा हो रहा था अब उतना अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं है, ना कोई प्रोजेक्ट रुका है। फैसल एदी साहब भी माशाल्लाह वैसे ही लेके चल रहे हैं, पर नाम की हैसियत से उनका एक अपना मकाम था। अल्लाह ताला इनको हिम्मत और ताकत दे, ये भी अपना की बरकत भी थी, बरकत बेशक, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अच्छा, ये ओल्ड एज होम माशाल्लाह से बड़ा रौनक वाला हो गया है आपका, यहाँ सब खुश हैं, बड़ी मुझे खुशी हो रही है। ईद मनाने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हुए हैं जिनका यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आए हैं ईद मनाने बूढ़े बूढ़े लोगों के साथ। क्यों? आइए पूछते हैं इनसे। सर, क्यों आए हैं आप यहाँ ईद मनाने? देखिए माशाल्लाह ईद का दिन है और ईद के दिन खुशियों का हक सबका होता है, और इन लोगों के पास फिर भी सोने के लिए छत है और खाने के लिए खाना मिल जाता है, बट इनके पास वक्त गुजारने के लिए कोई नहीं है। हम लोग वक्त गुजारने के लिए आते हैं, फैमिली को लाते हैं। ये लोगों को भी इन लोगों को भी ईद के दिन लगता है कि जी कोई इनके साथ घूमने के लिए है, कोई इनके साथ खेलने के लिए है, कोई इनके साथ वक्त गुजारने के लिए, तो इनको फैमिली का माहौल मिलता है और ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। कितने वक्त से यहाँ पर आ रहे हैं आप? मैं 4 साल से आ रहा हूँ। और हर साल आप आते हैं, क्या फीलिंग्स होती है? कुछ तो शेयर करें व्यूअर्स के साथ प्लीज। हम लोगों को ये लगा था कि जब हम पहले आए थे तो ये काफ़ी जगह डिप्रेसिंग हुआ करती थी, और हमारे आने से, हम लोगों के साथ दूसरे लोगों के आने से काफ़ी चेंज आया है। इन लोगों की तबीयत में काफ़ी खुशी महसूस होती है, और अब इनके काफ़ी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई है। इनके बिहेवियर में, इनके चेहरों में एक मतलब मुस्कुराहट नज़र आती है। और जो आपका छोटा सा ये शहजादा आपके साथ है, इसे कैसा लगता है यहाँ आना? ये तो ही फील्स लाइक अ किंग, बिकॉज ये लोग इसको इतनी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट देते हैं, इसको टॉफ़ीज़ मिलती हैं, टॉयज़ मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए हम लोग एक सेलिब्रिटी हैं। तो इन लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे ये बच्चे जो है वो माशाल्लाह ये लोग इनके लिए सेलिब्रिटी है, इन लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत खेलते हैं इनके साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू यंग मैन, कुछ कहेंगे आप? नहीं, चले, थैंक यू, आप आए, थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो फी सबीलिल्लाह, न किसी एनजीओ से ताल्लुक है, न किसी तंजीम से ताल्लुक है, सिर्फ खिदमत की नीयत से यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड एज में, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से दस्तरखान यहाँ सजाया गया है। मीठे के लिए बड़े डिलिशियस आपने क्रीम डिज़र्ट बनाया हुआ है, पुलाव है, चना मुर्ग है। यकीनन मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इतना सारा खाना, इतना मज़े मज़े का खाना, और मैंने सुना पूरे रमज़ान में हर रोज़ सहर और इफ्तार इन नौजवानों ने जिम्मेदारी ली हुई थी और बड़ी मेहनत से इन्होंने काम किया है। अली मेरे साथ मौजूद हैं, और हैरत मुझे उस बात पे हुई कि जब मैंने अली से पूछा कि आपका किस एनजीओ से ताल्लुक है, किस तंजीम से ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा हमारी कोई तंजीम नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करें। अली, क्या एज है आपकी, आप क्या पढ़ रहे हो, ज़िंदगी में क्या करते हो, और इस काम में कैसे आए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एज 17 साल का हूँ मैं, और मैं अभी फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा है, इन प्रोसेस है। उसके अलावा मैं सोशल वर्क में पिछले तकरीबन कोई 3 साल से हूँ, ठीक है। और हम ईदी ओल्ड एज में कोई हमारा ग्रुप तकरीबन 9 साल से सहरी, अफ्तारी और बाकी पूरा साल जो है ना, हम लोग जो इनकी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, खाना होता है और दीगर चीज़ें वो सब करते रहते हैं हमारा ग्रुप। तो डोनेशन वगैरह, चंदे की स्कीम, ज़कात खैरात मांगना? हम लोग बेसिकली जो है ना रमज़ान के महीने में डोनेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो पूरे साल हम लोग अपने जो है ना जितनी इस्तात होती है उसके हिसाब से करते हैं। माशाल्लाह। फीलिंग क्या आती है? ऑफ कोर्स यहाँ पे आके खिदमत करना बड़े बुजुर्गों की, दिल में क्या मज़ा आता है कि क्या किया है तुमने आज? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईदी ओल्ड एज मेरा दूसरा घर है, माशाल्लाह, ठीक है। तो मुझे पर्सनली तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, अपनाइयत सी महसूस होती है, ठीक है। और एक जज्बा है, एक सोशल वर्क का जज्बा है, तो वो यहाँ पे डेली हमें खींच ले आता है। जो लोग यहाँ नहीं आए उनको क्या मशवरा दोगे कि यहाँ क्यों आए, कब आए? जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं या जो आना चाह रहे हैं, मैं उनको यही मशवरा दूंगा यहाँ पे आएँ, ठीक है। थोड़ा टाइम स्पेंड करें बुजुर्गों के साथ, आपको अपनाइयत सी महसूस होगी। ईद पर क्या पैगाम दोगे देखने वालों को? ईद पर यही पैगाम दूंगा कि आप लोग सारा साल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खाना पीना, उठना बैठना हर चीज़ करते हैं, ठीक है। और ईद का एक ही मौका आता है, तो उसमें अपने लोगों के साथ ईद स्पेंड करें, ईदी ओल्ड एज आएँ यहाँ पे ईद स्पेंड करें, आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा।
17 साल नौजवान है माशाल्लाह, इस जज्बे से सरशार है। अल्लाह ताला दूसरों को भी जज्बा दे। आगे बढ़ते हैं और लोगों से आपको मिलवाऊं। बड़े प्यारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सुफियान मलिर कैंट में रहते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं ईद मनाने के लिए और आते रहते हैं रेगुलरली। सुफियान, कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे, कैसी फीलिंग आती है, क्यों आते हैं आप भाई? कनेक्ट करने के लिए अपने फ्यूचर के साथ। हम इनका पास्ट हैं, ये हमारा फ्यूचर है। कुछ बहुत सारी गाइडेंस ये हमें दे सकते हैं और हम उनसे सीख सकते हैं कि क्या बेहतर रहेगा आगे आने वाले वक्त के लिए, और क्या पहले होना चाहिए था, जो हो जाता तो शायद बेहतरी होती आज। क्या अपना बुढ़ापा याद आता है इनको देख के कि यार हम कहाँ होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और ख्वाहिश क्या निकलती है उस वक्त दिल से? बेहतर से बेहतर तैयारी की। यहाँ पे आके क्योंकि यकीनन आपके पास बहुत सारे और ऐसे वेंचर्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं सदकात के लिए, खैरात के लिए, कोई सोशल वेलफेयर का काम करने के लिए। यहाँ पर आकर व्हाट डिफरेंस डू यू फील? Learning. We learn from their mistakes. Yes, not only mistakes but their achievements as well. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अचीव करके बैठे हुए, जिनसे मिलके आप परेशान हो जाते हो। वॉलंटरीली यहाँ पे आए हैं और जो जिसकी वजह से यहाँ का नाम रोशन भी हो रहा है। Yes, of course. तो लर्निंग कर्व भी है ये एक तरह से। ओके, तो आप आते हैं और मेरे ख्याल से आप उमर साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके स्पेंड टाइम विद हिम, यू लर्न फ्रॉम हिम, ये चीज़ें सीखते हैं। क्या सीखा आपने आज तक? ज़्यादातर तो सियासत पे बातें होती हैं आजकल। ओके। तो उससे ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि क्या डिफरेंस है जो आजकल माहौल चल रहा है उसमें और जो पहले था उसमें। तो ये हमें बेहतर रहनुमाई दे सकते हैं कि आज क्या नई चीज़ हो रही है जो पहले नहीं थी। तो शायद उसकी वजह से कुछ डिफरेंस। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार ये तो बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के हैं, इनको क्या मालूम? कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें वाकई में इनको नहीं मालूम है। अगर आप IT सेक्टर की तरफ चले जाएं, डिजिटाइजेशन की तरफ जाएं, नहीं मालूम है। लेकिन बेसिक्स तो सबके एक जैसे ही है ना। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली जो बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। और सारी लर्निंग आपको हिस्ट्री से मिलती है, फ्यूचर से तो नहीं मिल सकती। हिस्ट्री की आप PhD हो गए अब यहाँ पे आके। ईद पर क्या पैगाम देंगे लोगों को? आएँ यहाँ पे, टाइम निकालें। महीने, 2 महीने, 3 महीने में 2-3 घंटे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक दफ़ा आएँ तो देखें क्या फील आता है। And it's not about your donations, your gifts or your money. It's nothing about donation. मैक्सिमम अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो अपना टाइम कर रहे हैं, और जब आप टाइम डोनेट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डोनेशन नहीं हुई है, you have received much more. माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीनन बहुत बड़ी की यहाँ सुफियान ने। यहाँ पे आप खाली हाथ भी आएंगे तो खाली हाथ जाएंगे नहीं, बहुत कुछ अपने साथ लेकर जाएंगे। और ही बहुत बहुत प्यारे मेहमान हैं सुफियान, थैंक यू सो वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। बड़े दिलचस्प लोग हैं, आइए आपको मिलवाते हैं एक और बड़ी प्यारी शख्सियत से। मोहम्मद हनीफ साहब के साथ मौजूद है। हनीफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। ये बताइए कि आज ईद का दिन है, कैसा महसूस कर रहे हैं? रमज़ान कैसा गुजरा आपका? रमज़ान अच्छा गुजरा, आप लोग आया, खुशियाँ हो रहे हैं बस। आमीन, हम हमेशा आते रहेंगे। ये बताएं कि ईद पे घर की याद तो नहीं आती आपको? दोस्त यार सब बिजी रखते हैं? हाँ, घर का याद तो आता है, लेकिन घरोला अभी तो आता ही नहीं, पहला आता था। कितने साल हो गए यहाँ पे? 4 साल हो गया। 4 साल हो गए हैं। कोई आप ईद के ऊपर पैगाम देना चाहेंगे अपने घर वालों को, कुछ बोलना चाहेंगे तो उस कैमरा में देख के बोल सकते हैं आप। हाँ, घरोला आ जाए, हम लोग से मिलने का लगे, बस हम लोग खुशी होगा। आमीन। ईद में आ जाए बस, बीवी है, बच्चा है। कोई पैगाम और आप जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें किसी भी किस्म का, जो आपके दिल की बात हो, कोई ख्वाहिश हो कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए? नहीं, हमारा सब ख्वाहिश पूरा हो गया बस, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, रब का बस दुआ ही करते हैं बस। माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे। और भी बड़े प्यारे मेहमान हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान। मिलते हैं एक और प्यारी ईडी ओल्ड एज होम। जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पर एक सबसे मेरे फेवरेट मेहमान है, मेरे बड़ी पसंदीदा शख्सियत है। आपका तारुफ मैं ऐसे कराऊंगा कि आप अब्दुल कदीर खान की टीम में से एक मेंबर रहे हैं। आप माशाल्लाह से बड़े पढ़े लिखे हैं, पर्सनालिटी वाले हैं, और हमेशा जब भी आपसे मेरी मुलाकात होती है दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उमर बख्श शेख साहब यहाँ पर हैं। शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। 5.5 साल आप यहाँ गुजार चुके हैं।
5.5 साल गुजार चुके। कैसा गुजरा वक्त, ये बताएं पहले। वक्त ऐसे गुजर गया जैसे कल हम आए थे। अल्लाह अकबर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रहने से टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। यहाँ पर सब लोग मेरी उम्र के लोग हैं जी हाँ, जिनसे हमारी बड़ी अच्छी बातचीत चलती है। माशाल्लाह। लाइब्रेरी है, उसमें कुछ किताबें हैं, वो हम अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास टीवी है जो कि 4 बजे से रात 10 बजे तक चलता है। क्या बात। उसमें भी आजकल हालात हाजरा के प्रोग्राम जो नशर होते हैं वो बड़ी दिलचस्पी से हम सब देखते हैं। तो उमर भाई, रमज़ान जो था, पहली रमज़ान को हलचल मची, असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान का, फिर शहबाज शरीफ का आना, हमजा शहबाज का आना, बड़ा हैपनिंग रमज़ान गुजरा है। और आप जानते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात भी कराची में हुए इसी रमज़ान में। ऐसे में आप लोग जो टीवी से जुड़े हुए होते हैं, क्या क्या समझ रहे होते हैं, मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं? हाउ डू यू सी द सिचुएशन? हम जो है पाकिस्तान को देख रहे हैं 1947 से, माशाल्लाह। और इतने बुरे हालात हमने इससे पहले नहीं देखे। अल्लाह अकबर। और उम्मीद करते हैं कि शायद वो पुराने दिन वापस आ जाएं जबकि अमन व अमान था और हमारी बात सुनी जाती थी। दूसरे मुल्कों में दूसरों की बात हम सुनते थे। अब मसला ये है कि दूसरे हम पे इम्पोज हो गए हैं। उमर भाई, जो वक्त आपका डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ गुजरा, उसमें आपका रोल क्या था? आप किस पोजीशन पे थे? जब ये 75 की बात है कि इंडिया ने पोखरान, एक इलाका है जो सिंध से मिलता है, वहाँ पर ब्लास्ट कर दिया। तो अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि हम उसका कोई रिस्पांस दें। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं उस वक्त पीपल स्टील मिल में था। ठीक। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो हॉलैंड से डॉक्टर कदीर को लाए। डॉक्टर कदीर के पास बहुत अच्छी मुलाजमत थी, बहुत वेल सेट थे वो, लेकिन चूंकि वो मुहिब वतन आदमी था, बेशक, लिहाजा वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ गया। और यहाँ आकर उसने कोई 500 आदमी की टीम बनाई, जिसमें 7, 6, 5 का ग्रुप बना करके हर एक के ज़िम्मे काम लगाया कि ये करना है। मुझे असाइन हुआ कि हमने एक ऐसी स्टील बनानी है जो सेंट्रीफ्यूज में काम आए। सेंट्रीफ्यूज असल में वो मशीन है जिससे हम यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग करते हैं। और ये 30 सेंट्रीफ्यूजेस से छोटे छोटे, बहुत सारे सेंट्रीफ्यूजेस से शायद छोटे छोटे इस वक्त बहुत सारे सेंट्रीफ्यूज। जी 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 जी। तो दुनिया ने हम पे सैंक्शन लगा दिए थे कि स्टील नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान को नहीं देनी, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, डॉक्टर कदीर की प्लानिंग से हमने वो काम कर लिया कि आज पाकिस्तान के अंदर जितने भी सेंट्रीफ्यूजेस हैं, सुभान अल्लाह, वो सब हमारे अपने बनाए हुए हैं। ये बताएं कि लोग जब ओल्ड एज होम का सोचते हैं, यहाँ पे माशाल्लाह से इस रमज़ान में इतनी रौनक लगी रही, सहरी इफ्तारी का बंदोबस्त रहा, यहाँ पे ओल्ड एज वाली कोई फीलिंग नहीं है। यहाँ सबकी दाढ़ियाँ ज़रूर है लेकिन अंदर से सब जवान है। आपकी अंदर से उम्र जो है वो 30-40 से ऊपर नहीं है इस वक्त। अंदर से सब जवान है। इसका राज क्या है? उसका राज सिर्फ ये है कि हम लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन है। हम एक दूसरे से लड़ते नहीं, माशाल्लाह। हम एक दूसरे को से अगर कोई बात ऊपर नीचे हो भी जाए तो सब मिल करके उसको रफा दफा कर देते हैं। कोई पैगाम ईद पे आप व्यूअर्स को देना चाहें? आज ईद का मुबारक दिन है। ईद के लिए प्रोग्राम उसका यही है कि हम सब मिल करके खुश रहें और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, उसी से हमारा मुल्क आगे जाएगा और आज नहीं तो कल हम दुनिया के नक्शे पे उभर कर रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देंगे? शहबाज शरीफ को तो आप ये कहें कि वो क्रिमिनल वज़ीर आज़म है। इमरान खान को क्या पैगाम देंगे? इमरान खान को हटा दिया गया है एक साजिश के तहत, इंशाल्लाह वो वापस आएगा। आसिफ अली जरदारी साहब को? आसिफ अली जरदारी, ये सब लुटेरे हैं जो इस वक्त जमा हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर जल्दी मिलेंगे आपकी दुआ से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए।
ईदी ओल्ड एज में हम मौजूद हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हमारे साथ हैं। हमें बड़ा फख्र हो रहा है कि हम पाकिस्तान की तारीख के इतने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे हुए हैं और यकीनन दिलचस्प गुफ्तगू भी जारी है। पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमी भी, और मुस्तकबिल का हाल भी जानेंगे। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए दुनिया बोल है ईद स्पेशल। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल, और अब बारी आती है हम सबके फेवरेट सेगमेंट की, और स्पेशली आप लोगों ने जितना पसंद किया है सेगमेंट को डालडा का दस्तरखान, क्योंकि हमने आपको सिखाई डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना, और जहां बात आती है ईद की वहाँ खाने पकाने का जिक्र तो होता ही है। ईद पे अगर चटखारे और जायके ना हो तो ईद अधूरी अधूरी सी होती है। भाई पूरा महीना मैंने आपको सिखाई डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना अपने स्टाइल में, तो हमने सोचा क्यों ना ईद पे थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं कैसे माहिर शेफ़ से, और उनसे सीखते हैं उनके स्टाइल में रेसिपीज़ बनाएं। तो आइए मिलकर वेलकम कहते हैं, बहुत ही फेमस शेफ़ हैं, बहुत ही मशहूर हैं, शेफ़ बशीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? पिछले 23 सालों से माशाल्लाह से इनका एक्सपीरियंस है कुलिनरी इंडस्ट्री में, और माशाल्लाह बहुत मल्टीपल चैनल्स पे भी आपने इनको देखा होगा, बहुत से ब्रांड्स के साथ भी एसोसिएटेड है माशाल्लाह से, और इनके हाथों में बहुत जादू है और इनके हाथ में जायका है। तो पहले बशीर साहब से पूछते हैं कि शेफ़ बताइएगा कि जायका खानों में पहले होता है या हाथ में ज़्यादा होता है? ये बात बहुत ज़बरदस्त कही आपने, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है ना, लोग कहते हैं कि, और ये हकीकत है कि जायका जो है वो हाथों में जायका होता है। और ज़्यादातर लोग कहते हैं या तो हाथों में, या फिर दूसरी जो वर्ड होता है वो कि अम्मा के हाथ में। अम्मा के हाथ में, ये तो लाजिमी। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक और भी होता है ना, कहते हैं ना कि हम जब नई नई शादी होकर लड़की घर में जाती है, सब सास से कहती है ना जी हमारी बहू के हाथ में तो बड़ा ही जायका है, वो कुछ भी छू ले तो आहा जायका आ जाता है। और अगर उसके बाद क्या होता है वो तो फिर शादी के बाद की कहानी होती है ना। अभी नई मैंने इसलिए मैंने पहले मेंशन कर दिया नई शादी। 1 2 3 आपने तीन एग्जांपल बहुत जबरदस्त दे दिए। लेकिन मैं मजाक के अलावा बहुत सी नहीं ऐसा कोई बात नहीं है जी। शादी के बाद भी वही सासें, वही माएँ, वही फैमिली कुछ प्यार भी देती हैं, क्योंकि और बहू की भी इसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो वैसे ही अपने घर की तरह लेके चले। मैं यहाँ पे किसी को हाईलाइट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ दोनों तरफ से होता है कि दोनों तरफ से बैलेंस रहे, दोनों तरफ से प्यार रहे, आने वाली लड़की भी फैमिली को अपना समझे, तो वहाँ से आपको प्यार भी मिलेगा। और गुस्सा कब तक कर लेंगे? अगर आप प्यार से 10 दफ़ा बात करेंगे तो आखिरकार एक ना एक दिन प्यार ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो जब प्यार की बात हो रही है तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी, क्योंकि प्यार का ताल्लुक खानों से भी बहुत ज़्यादा होता है। ईद में फिर खुशियाँ हैं, तो खुशियों के हिसाब से फिर ये आपको इस हिसाब से हम चीज़ें बनाते, जो मेहमान गेस्ट आते हैं तो फौरी तौर पे जो चीज़ें बनाई जाती हैं क्विकली, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कोलाची रैप बना रहे हैं हम। कोलाची रैप एक डिफरेंट सी रेसिपीज़ है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, जो लोग नॉन स्पाइस खाते हैं उनके लिए, बाकी जो स्पाइसी खाते हैं उनके लिए गार्लिक स्पाइस का अलग है हमारे पास। अच्छा। 2 किस्म के डिफरेंट से कोलाची रैप बनाएंगे, एक हम गार्लिक जो रैप बनाएंगे, ठीक है। 2 किस्म के। पहले हम जो बताते हैं चीज़ें इसमें क्या क्या चाहिए आपको, तो वो चीज़ बताते हैं। सबसे पहले हमने लिए 1/2 kg बोनलेस, ठीक है जी, 1/2 kg के फिले हैं, और ये ब्रेस्ट का बोनलेस है, इसके हम जूलियन कटिंग करेंगे। आप साथ करते भी रहिए, बताते भी रहिए, क्योंकि टाइम थोड़ा सा टाइम होता है। अच्छा, सिंपल ये आपने इस तरीके से साफ करने के बाद इसको इस तरीके से आपने ये देखें जूलियन कटिंग करना है। थिक जूलियन कट, थिक जूलियन जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर आपको करना है, स्लो करना है, तो खोलना है इसको पड़ेगा। ये देखें सही, ये आपका। अच्छा, बीच में से भी तो आप इसको बिल्कुल पार्ट से बना सकते हैं। हाँ, पार्ट इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो ये होता है हमारा, बहुत इजीली हो जाता है। ये आपका प्ले जो इस तरीके से आपने देखा होगा, स्टेक्स वगैरह के जो भी या जो भी प्ले बनाना है आपको, तो वो प्रॉपर इसलिए बना सकते हैं। शेफ बशीर से मेरा एक सवाल है। जनाब शेफ मुझे ये बताएं कि स्टेक चिकन की होती है या सिर्फ बीफ की होती है? नहीं, बीफ की होती है। जो आप तो फिर चिकन को स्टेक क्यों कहा जाता है? यहाँ पर मसला क्या है, आपने जैसे चाइनीज देखा होगा, पाकिस्तानी चाइनीज़ की जो रेसिपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और हमारा जो चाइनीज़ चिकन पाकिस्तानी चाइनीज़ है वो डिफरेंट है। क्योंकि जो चाइनीज़ खाते हैं बिल्कुल लाइट मसाले में हम बनाते हैं, टेस्ट बड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सीलेंट, बिल्कुल ये जो आपने कहा। एक मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे कि हमारी बिरयानी है। हाँ जी, हमारी बिरयानी बहुत मशहूर है। आप किसी चाइनीज़ से कहेंगे कि भाई बिरयानी बनाओ, तो कैसी बिरयानी बनाएगा? वैसे ही हाल चाइनीज़ का भी है। अगर बेचारे चाइनीज़ हमें कहते हैं कि अगर हमारा चाइनीज़ बनाओ, क्योंकि हमारी वैसे ही रखेंगे। टेस्ट बर्ड जो है ना, बेसिकली हमारे यहाँ ज़्यादा चटखारा जो है वो स्टाइल का बहुत है। बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है जी। ये हमारा 1/2 kg मैंने लिए, उसको तकरीबन हम इसको जूलियन कटिंग कर देंगे, और 2 हिस्सों में इसको हम लगा देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, नाइफ जो है अपने हिसाब से अपने चलते हैं, क्योंकि ये जो हाथ में सेट होता है ना आपका, वो डिफरेंट होता है। इस तरीके से ये देखें, वरना हमें तो फास्ट करने की आदत होती है ना। आपने जूलियन कटिंग करना है, नाइफ बटन को इसमें लेके और इस तरीके से अपने
इस तरीके से पाँच बना देना है, ठीक है जी। सही, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैरिनेशन अच्छा करेंगे देखिए, इसकी हम मैरिनेशन 2 टाइम करेंगे। एक तो हम इसको फ्ले कर लेते हैं, सही। इस तरीके से हमने खोलिए दोबारा, ये देखें बहुत इजी तरीके से सेंटर में आप कर लेंगे। अब इसको 2 पीस करेंगे और देन एक ये इस तरीके से आपने जूलियन कर लेंगे। सही। अच्छा पूरे फ्लेम को भी आप बना सकते हैं, बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। बाद में, अच्छा पहले बाकी ये फुल थोड़ा फ्ले को आप मैरिनेट भी कर सकते हैं। मैरिनेट करके रख दें और उसको Right. चाहें आप इसको अपने शेप से उसको कटिंग कर सही, लें, ठीक है। जैसे शवरमा टाइप में। शावरमा तो हम टाइप, इसको ये देखें दोगे मैरिनेशन, सही। हाफ के जी की मैरिनेशन करें हम, ठीक है। उसमें अपने हाफ हम स्पाइस के लिए अलग कर देंगे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सॉल्ट हमने डाल दिया 1 टीस्पून हाफ के जी के अंदर हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है जी। 1 kg में आप 1 टेबलस्पून डालेंगे, हाफ के जी में 1 टीस्पून, ठीक है। ये ratio, बिल्कुल जी। 100% है। इसके बाद हम गार्लिक डालेंगे और 1 टीस्पून के बराबर हम गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे इसके, ठीक है। सही। देन इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे 1/4 टीस्पून, ये देखिए 1/4 टीस्पून। और उसके डबल जो है हमें वाइट पेपर डालना है, यानी दखनी मिर्च जो है वो ज़्यादा डालते हैं। तो ये 1/4 टीस्पून के बराबर हाफ टीस्पून, यानी कि हाफ टीस्पून हो हाफ गया। टीस्पून। अच्छा इसके साथ 1/4 टीस्पून के बराबर हम जो डाल रहे हैं मस्टर्ड पेस्ट, ऑलराइट। अब हम इसको सबको मिक्स करेंगे। ये दो जो हमने थोड़ा सा इसको फ्लेम भी आस्ता सा इसको पैन हॉट कर देते हैं, डालडा कुकिंग। अच्छा इसमें आप डालडा ऑलिव ऑयल यूज करेंगे? हम इसको ऑलिव ऑयल की ऑलिव ऑयल थोड़ा सा हेल्दी आई थिंक बन रहा है, इसमें कम ऑयल इस्तेमाल होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे डालडा का पॉमेज ऑलिव ऑयल। और मैं बताती चलूँ आपको कि डालडा पॉमेज ऑलिव ऑयल डायरेक्टली फ्रेशली स्पेन से इंपोर्ट किया जाता है और अपने हाई स्मोकिंग पॉइंट की वजह से आप डालडा पॉमेज ऑलिव ऑयल में इजीली कुकिंग कर सकते हैं और फ्राइंग भी कर सकते हैं, राइट। अच्छा कितना मैं डालूँ इसमें डालडा पॉमेज ऑलिव ऑयल? 4 टेबलस्पून के करीब, 4 टेबलस्पून के करीब, 2 to 3 टेबलस्पून। हाफ बनाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके। चलें जी, डालडा पॉमेज ऑलिव ऑयल लिया हमने यहाँ पे और हाफ इसको हम अलग कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, ठीक है जी। ठीक है, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 हाफ टीस्पून के बराबर। और जितना स्पाइस लेवल आपको चाहिए आप अपने हिसाब से तेज भी कर सकते हैं, उसमें हिसाब से कर लेते हैं। ठीक, इसको हम अलग से रख देते हैं मैरिनेट करके। और गार्लिक वाले जो है इजीली हम इसको थोड़ा सा फ्लेम में सौते कर लेते हैं, ठीक है। चलें ठीक जी, है। सब जब तक ये सौते होंगे उसके बाद हम इसके बाद कटिंग में करेंगे। अच्छा सही। एंड इसको हम होंगे थोड़ा सा हॉट कर ले सही। और उसके बाद आई थिंक इट्स डन। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हम डालेंगे इसको। अच्छा ये ग्रिल भी होता है बहुत ज़्यादा, स्टीम में भी सौते करना हो ना, तो हम तो ये फ्राई कर रहे हैं। आप इसको लाइट भी यानी कि ज़्यादा तेज जल्दी अगर नहीं हो आपके पास तो आप ग्रिल हम भी कर इसको सकते हैं, ग्रिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सही। ये देखिए, और इसको हम थोड़ा सा ये देखिए इस तरीके से आपने ग्रिलिंग करना है। अच्छा ये उसकी आप फ्लेम। चाहें तो आप ये करके फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि बिल्कुल। आपके गेस्ट आए उस वक्त आप ये ऐसे कोल्ड स्नैक भी सर्व हो बिल्कुल कोल्ड सकता है, स्टैंड। और ये right? 2 to 4 में नॉनवेज फ्री है, आप इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फ्राई किया और इसकी फ्लेवरिंग भी हम इसकी कोई सॉस अलग से हम बनाएंगे इसकी? इसके हम गार्लिक सॉस बनाएंगे और कोलाची सॉस बनाएंगे, रेड जी, स्पाइसी। कोलाची या बाबा नाम है कोलाची, हम ये हमने रैप बना रहे हैं। कराची ये का- एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे तो जो मिलती है नहीं इसकी नहीं वो वाली तो नहीं है। वो नहीं है, हमने इसकी एक रेसिपी बनाई लॉन्च की। अच्छा। तो देन इसका नाम हमने ये रैप जो है वो कोलाची रख दिया, ठीक है। सही। इसमें कोलाची है, दूसरे ओरिएंटल वगैरह भी है, स्पाइसी भी बनते हैं दोनों। यानी रैप की जो स्टाइल हम से चिकन है आप ना बना सकते हैं, जी। वो हम बना सकते हैं। और बनाने के बाद इसको मुख्तलिफ है आराम से आप मर्जी से, लेकिन जिसको कम स्पाइसी या ज़्यादा स्पाइस चाहिए अपने हिसाब से आप नॉर्मल कर सकते हैं, सही है जी। अच्छा ठीक इसका है। तरीका ये देखिए, फ्लेम हमने कर लिया 2 से 3 मिनट। आपको इसको मजीद आपने स्लो कर देना है, सही, शैलो फ्राई की बिल्कुल स्लो में, ताकि और इसको हम- चिकन अच्छे से गल जाए। हाँ इसको अभी हम थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ये स्लो जो है बढ़ता रहेगा। स्लो कुक हो जाए, ठीक ये है। हो गया, सही। कर दें इसको। मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। आप किसी वेजिटेबल की कटिंग कर रहे हैं इसकी? फ्राई पैन इसकी डन। अच्छा ये फ्राइंग पैन का मैं आपको ला मैं आपको देती हूँ। कटिंग देता हूँ, बाकी ये दिया। अच्छा जी, वेजिटेबल्स में हम सामान जो है वेजिटेबल्स लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि बिल्कुल जूसी बनेगी। सही। स्लो में हम फ्राई करते हैं तो तेज में, उसके बाद स्लो कर देते हैं उसको। अच्छा, और लिड रख के आप बनाते हैं तो चिकन के जूसेस होते हैं वो उसके moisture, अंदर ही रहते हैं, yes, वो उसका मॉइस्चर अंदर ही हाँ जी। रहता है, ठीक अच्छा, है। ये तो हम करेंगे सबसे पहले ग्रीन पेपर, जो वेजिटेबल्स है उसकी कटिंग हम कर लेंगे। सही, जो वेजी जिसमें हम डालेंगे, बिल्कुल। ठीक है। इसके अंदर उसको भी सौते किया जाता है, ठीक है। अच्छा कटिंग जो है आपने इसको करना है वो जूलियन स्टाइल। जूलियन स्टाइल, ठीक। ये नाइफ अच्छा इस तरीके से देखिए। अच्छा मैं बताता हूँ कि आप लोग अपनी मर्जी से देख लें, क्योंकि हम तो स्पीड से करते हैं, मगर ये कि आप लोग चाहें तो ये इस तरीके से स्टिक बनाते हैं, ठीक है ना। बाकी हमारा ये
ये होता है। सही, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके स्पीड में इजाफा होगा, उतना स्पीड आपकी अच्छी होगी। बिल्कुल ऐसी है। ठीक, ये हमारा हो गया। सही, जूलियन में आप तैयार। इसको भी कर दिया हमने। ठीक, सबको हम जूलियन कटिंग करेंगे। सही। बाकी जो है अब इसको सब चीज़ें एक तरफ रखेंगे। अच्छा, ये वेजिटेबल्स पे कैबेज है, कैबेज को बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक करना है। बिल्कुल बारीक आप क्या करेंगे करेंगे, जो शेडेड होता है उसके अंदर जो आप ग्रेटर की मदद से श्रेड कर सकते हैं। जी बिल्कुल से ज़्यादा आसान है ख़वातीन के लिए। बिल्कुल ऐसी है। तो ये इस तरीके से हमने थोड़े से इसको हमने ये भी कर थोड़ा सा कर दिया। सही, अपनी मर्जी से जितने भी आपने बनाना है उसको उस हिसाब से निकल रहा है। ठीक है जी। देन इसके बाद है हमारे पास आइसबर्ग। आइसबर्ग मेन आपने देखा होगा कि ये चीज़ें आपके रैप्स वगैरह में जो है इसके ज़्यादा क्वांटिटी हम डालते हैं। अच्छा, आइसबर्ग लेटस ज़रूरी है। अच्छा, अगर आइसबर्ग लेटस ना हो आपके पास, आप नॉर्मल सैलेड लीव्स यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि आइसबर्ग तो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं और इजीली अवेलेबल नहीं है, स्पेशली आजकल क्योंकि गर्मियों का सीजन है तो बहुत फ्रेश आपको मिलते नहीं है। बिल्कुल ऐसी भी होता है। ठीक, मगर ये अपने लेटस वगैरह भी लोग यूज़ कर लेते हैं। हमारा ज़्यादातर कैबेज यूज़ होता है। ये शवरमा वगैरह में जो लोग हैं ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमने ये वेजिटेबल अपने कटिंग कर दिया, आपको बता दिए। मजीद हम इसको और भी कर लेंगे और इसमें आप कैरेट्स, कुकम्बर वगैरह जो है वो पिकल्स भी डाल सकते हैं। देन जो केचप वगैरह यूज़ करेंगे वो भी बता दूँगा। और केचप हम यूज़ करेंगे नॉर का चिली गार्लिक सॉस है हमारे पास। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे अभी आपने कहा था चिकन क्यूब भी यूज़ करेंगे नॉर की, इसमें फ्लेवर एनहांस करने के लिए। इसको हाफ जो क्यूब है हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये ठीक, आप करेंगे अभी? बिल्कुल। अच्छा, हम स्टॉक भी यूज़ करते हैं। आप ये देखें कितना जूसी हुआ है। बिल्कुल, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फ्लेमिंग में करेंगे ना, ड्राई तो ड्राई फॉर्म आ जाएगा। इसको रखने की वजह ये थी कि आप इसको अच्छा, आपने यहाँ पे हाफ नॉर की चिकन क्यूब यूज़ की है। अच्छा, एक क्यूब यूज़ किया है आपने। ओके, एक नॉर चिकन क्यूब यूज़ की है। और नॉर चिकन क्यूब के बारे में आपको हम बताएं कि ये एक किसी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दाल में, सब्जी में, चिकन का फ्लेवर देने के लिए। फ्लेवर अच्छा आता है। एग्जैक्टली, और चिकन में अगर आप इस्तेमाल करें, चिकन का फ्लेवर मजीद ही इन्हेंस कर देता है। और आप इसमें चाइनीज़ में खासतौर पर इस्तेमाल करें आप, या फिर हम मुजिंगर बना रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मार्केट में एक अलग सा फ्लेवर आता है, वो इसी वजह से आता है। ये जो आपका बेहतरीन से इनहेंस जो करता है ना चिकन का, वो इसलिए कि स्टॉक की कुछ लोग स्टॉक बना लेते हैं। आप वार्म वाटर में स्टॉक बना के रख दें, डायरेक्ट डाल दीजिए उस फॉर्म में, क्योंकि हमें तो चाहिए ड्राई फॉर्म में थोड़ा सा। ये देखें, तो इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। और वो जूसी चिकन पूरा तैयार होगा। एक और मैं चीज़ आपको बताती चलूँ, इस बात का ध्यान रखना है, खास तौर पे ख्याल रखना है, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि नॉर्थ चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है। तो जब आप एग्जैक्टली ऑलरेडी नमक होता है इसमें, तो एक्स्ट्रा नमक आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप नमक थोड़ा सा रेशो कम रखिए अपने खानों में जिस वक्त आप नॉर्थ चिकन क्यूब ऐड कर रहे हो। बाद में फिर अपने हिसाब से टेस्ट करके आप कम भर्ती कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही थी यहाँ पे, क्योंकि अक्सर ये होता है ना, हम दाल बनाते हैं, दाल में हमने भर के नमक डाल दिया, फिर हमने चिकन क्यूब्स भी ऐड कर दिए, सब्जी में भी डाल दिया, तो फिर नमक तेज हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करना है आपने वो भी बता रही। तो वो बता रहे हैं आप। आटे की जो है अपने बहुत से लोग जो पेड़े बनाते हैं उसको फॉर्म करने के बाद ये सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका आप इसको डाल दें, ये बहुत इजी। लेकिन ये सालन में डाल सकता है, शोरबे में डाल सकता है, दाल में डाल सकता है। अच्छा, और ये भी बताऊं मैं आपको कि हम आटे का जो पेड़ा डालते हैं उसमें नमक ऐड नहीं करना आपने। जी बिल्कुल, बगैर नमक के। जब ये ना होगा जो गुंदा हुआ आटा रखा है आपने वही डाल दिया। अच्छा, ये देखें, ये हमने जो एक क्यूब जो है इसका बिल्कुल चॉप कर लिया, इसको भाजी चॉप कर लिया क्योंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम थी, तो हमने इसको एक फॉर्म में बना दिया। सही, एक पाउडर फॉर्म में लिया। जो है हमने इसको भी मिक्स किया। इसमें हमने जो है चिली गार्लिक सॉस और ये चीज़ें भी मिक्स करना है। चिली गार्लिक सॉस भी ऐड करेंगे इसमें। हम नॉर का ही हम चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रहे हैं इसमें। नॉर का चिकन क्यूब यूज़ किया हमने, और डालडा कुकिंग ऑयल हमने यूज़ किया यहाँ पे, पॉमेज़ ऑलिव ऑयल यूज़ किया कुकिंग करने के लिए, राइट। और मीठा भी बनेगा डॉक्टर शेफ बशीर जी। रफान का कस्टर्ड हमारे पास, रफान का फ्रूट ट्रफल कस्टर्ड बनाएंगे हम, ठीक है। सही, ये हमारे पास देखिए ऑलमोस्ट डन है हमारा। ये हमारा। अच्छा, क्या करना है, जब अपनी डन कर लेते हैं तो बहुत आसान तरीका ये है कि जब आप वेजिटेबल्स भी है वो भी इसके अंदर सौते कर सकते हैं। तो मगर वेजिटेबल्स सौते करा के हम सब नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रीन पेपर जो है वो हम सौते कर रहे हैं, ठीक। सही, क्योंकि वो बाकी जो चीज़ें हमारे आइस ये ज़्यादातर हमारे पास जो है वो अपनी गार्निश के लिए डालते हैं या एक अलग फ्लेवर के लिए, ठीक है। तो ये इसका अरोमा बेहतरीन सा आ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें। बिल्कुल फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। और सॉस जो है हम अपने दोनों चीज़ डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं डालूंगा इसके अंदर टमाटो का एक छोटा सा चंक्स, टमाटर किस लिए? बिल्कुल, ये भी ग्रीन फ्लेवर के लिए और कलर ऐड करने समझ लें आप, कलर ऐड। अच्छा, आपने टमाटर के बीज इस्तेमाल नहीं किए हैं, उसको सीड किया है और फिर आपने टमाटर को भी हमने जूलियन कट करके डाला है। ये हमने जूलियन कर दिया। अब ये देखिए
अब इसको लुक लाइक ये देखें कि अब बनाने वालों को, खाने वाले को भी पसंद आएगा और बनाने वाले को भी पसंद ये लुकिंग जब आपका बेहतरीन सा चिकन वेजिटेबल्स जो है आपका रैप के लिए तैयार है। रैप के लिए तैयार है, ठीक अब है हम इसको डिश ऑन करेंगे, मतलब चिकन की मैरिनेशन की डिश ऑन करेंगे सेकंड फॉर्म की बनाने के लिए। बिस्मिल्लाह। सही, ये तो आप देखिए कितनी जूसी है, फुल ऑफ मॉइस्चर है, इसमें कहीं भी ड्राइनेस नहीं है। और आप देखें थोड़ा सा आपने कहीं से कुक किया है जहाँ के थोड़ा सा एक ब्राउन कलर दिया है, एक अच्छा लुक के लिए। मैं अच्छा, हम जब वेजिटेबल को ज़्यादा पकाते हैं तो उसकी भी एक वजह है कि बहुत ज़्यादा तो उसकी जूसीपन खत्म हो जाती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू सारी खत्म हो जाती है जो वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है हमारी। सही। अच्छा, मैं इसमें दोबारा से ऐड करूँ, यही यूज़ करें? पहले हम एक बना के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्म में, क्योंकि इसका ही ऑलरेडी इसके अंदर ऑयल भी है, जूसेस और सारे मसाले, उसका तो ये इसी पे ही पीटा ब्रेड आप इसी पे ही हम 2 in 1 कर रहे हैं जी, पीटा ब्रेड। अच्छा, आप चाहें तो आप नॉर्मल टॉर्टिला रैप्स भी ले सकते हैं इसके लिए। बहुत से लोग जो नहीं यूज करते ज़्यादा, तो टॉर्टिला रोल बिल्कुल ड्राई लाइट से होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो टॉर्टिलास आपको इजी मार्केट में मिल जाती है, पीटा ब्रेड भी मिल जाती है, पैकेट्स में मार्केट में ऑफ कोर्स अवेलेबल है, आप अच्छा वो भी ले सकते हैं। और ईद पे इजी, ईद की ट्रॉली सजाने के लिए ना ये बहुत बेस्ट चीज़ है ना। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसको बर्न भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट भी कर सकते हैं, मगर कुछ लोग जो है बहुत कड़ा फॉर्म करते हैं, क्रिस्पी करते हैं। इस तरीके से अब इसको दोबारा ये एक लीड देके सेकंड करेंगे, फिर दोबारा पार्ट कीजिए। ये हमारा पार्ट हो गया, देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, लाइट गोल्डन ब्राउन। अब हमारे सेकंड पार्ट के लिए हम इसको ये तैयार कर रहे हैं, और इसी तरह आपने सारी जो है को गरम कर लेना, ठीक है। और ये हमारा जस्ट वेटिंग कि इसकी फिलिंग कैसे होगी और कितने मजे का लगेगा ये। अच्छा, अभी भी ना आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है, एटलीस्ट मुझे तो आ रही है। मैंने कहा नहीं, मैं इफ्तार पे इसको ट्राई करूंगी। मैंने कहा नहीं, अब तो ईद है भाई, मैं खा सकती हूँ अभी भी। बिल्कुल। अच्छा, ये होता है, मैंने देखा है, होता है। आपने देखा इसको बंद करते हैं, होता ये कि 1-2 दिन तक आपको ये प्रॉब्लम लगती है। ईद के दिन स्पेशली सोच जब आप उठे तो आप कुछ खाते हुए थोड़ा सोचते हैं कि नहीं यार रोजा है, कहते हैं नहीं नहीं ईद है, खा लो खा लो। अच्छा, ये टोकते हैं लोग इसको, प्लीज। तो ये हमारे पास हो गया, हम इसको रैप करेंगे। थैंक यू। अब हम इसको करेंगे इसकी फिलिंग, ठीक है जी। सही। बिस्मिल्लाह, ये हमारे पास आ गया। वाओ, व्हाट अ नाइस गोल्डन अब इसके अंदर ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो गया। अच्छा, एक और चीज़ कि सेकंड ये कि मैंने कहा था कि गार्लिक इसका सॉस बनेगा, ठीक है। तो हम सॉस बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे गार्लिक पेस्ट। ओह, अच्छा, आपने मेयोनीज कितना लिया? श्योर, इसमें तो एक तकरीबन 100 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, 100 ग्राम मेयोनीज में आपने कितने चम्मच आपने गार्लिक का पेस्ट डाला? 1 टेबलस्पून भी डाला है। 1 टेबलस्पून। अच्छा, इसमें अगर हम फ्रेश गार्लिक ग्रेटर के डालें तो डाल सकते हैं? बिल्कुल, चॉप करके बिल्कुल डाल सकते हैं। ये हमने डाला 1/4 टीस्पून का ब्लैक पेपर, ठीक है जी। और उसमें हम डालेंगे जायका अपने नमक, लाइक एक चुटकी आपने एक नमक ऐड किया, ठीक। अच्छा, और इसके अंदर और मछली कुछ भी डालेंगे और नहीं डालेंगे बस? अच्छा, आपने नमक, काली मिर्च, गार्लिक पेस्ट अब इसका जो टेस्ट होगा ना वो थोड़ा देखिएगा कि बिल्कुल गार्लिक का जो पेस्ट ओरिजिनल होता है वो हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, इसमें हमने इसको फेंट दिया, ठीक है जी। अक्सर जो है ना, ये देखा होगा जी, रैप वगैरह के साथ देते हैं तो लोग परेशान हो रहे थे कि ये क्या है, मतलब ये क्या फ्लेवर कैसे बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत आसान। अच्छा, इसमें अगर फ्रेश गार्लिक यूज करें तो उसका भी टेस्ट बहुत मजे का आता है। अच्छा, लेकिन ये हम फ्रिज में तो नहीं रख सकते ना? नहीं, इसको ये फ्रेश बना सकते हैं, बना दे तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रेश बना मगर कि इसके अंदर रखते हैं लोग ऐसी बातें के लिए, ठीक है। अच्छा, ये देखिए जितना आपको रिच करना है उसके हिसाब से, फुल रिच जितना अपने हिसाब से आपने लगाना है, फ्लेवर के हिसाब से आप लगाइए। 1 टेबलस्पून वाइट, 1 टीस्पून ये डाल दिया आपने। डन, हमने सिंपल आपका ज़्यादातर लोग जो है ना जब रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो पहले वो क्या कहते हैं वेजिटेबल्स डालें ताकि चिकन कम आ जाएगा। हमारे पास ये अपना है तो ये हम डाल देंगे इस तरह, ठीक। ये देखिए इस तरह, ठीक है, सही। थोड़ा सा जूसेस वगैरह चिकन। ओके, अच्छा, आप चिकन ज़्यादा रखिएगा, हम लोग चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं यही कह रहा हूं, लेकिन हमारा अपना है तो हम इसको अपने स्टाइल से बनाएंगे। रमीज़ भी सामने खड़े, वो भी देखें, रमीज़ भी खाएंगे, हैं रमीज़? बिल्कुल, चिकन ज़्यादा होनी चाहिए। रमीज़ बहुत शौकीन है खाने का, यहाँ पे हम जितने भी खाने बनाते हैं बड़े शौक से खाते हैं। तभी मैंने कहा कि हम सबकी पसंद चिकन में ज़्यादा, जितने भी कैमरामैन भाई खड़े हैं ना मेरे यहाँ पे। आपको डालना है टमाटो केचप, नॉर का टमाटो केचप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चिली, चिली गार्लिक वो है दोनों। अच्छा, दोनों ऐड करेंगे। ये मैं ये कह रहा हूँ कि 2 केचप भी डाल सकते हैं हम, जिनको ये क्योंकि लाइट है ना, हल्का सा हमने ये डाला। ओके, विद रियल टमेटोज के फ्लेवर आपको चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, टमाटो का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपके जो पल्प है ना वो रियल टमाटो का हो तो उसकी जायका ही कुछ और होता है। सही। टमाटो केचप के बारे में पता होगा कि आपको बहुत से लोग जो बनाते हैं
वो बहुत डिफरेंट चीज़ों से बनाते हैं। सही नहीं, लेकिन नॉर वाले जो हैं वो 100% रियल टमाटोज का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश रेड क्रश चिली जिसमें ऐड करते हैं चिली गार्लिक सॉस में, और आप नॉर टमाटो केचप और नॉर चिकन चिली गार्लिक सॉस को आप जो है वो फ्राइज के साथ सर्व कर सकते हैं, समोसों के साथ, ईद की पार्टी पे आप एंजॉय कर सकते हैं, स्नैक्स रख सकते हैं उनके साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, रैप्स में बना सकते हैं, बर्गर्स में। ये देखें, ये हमारा रैप रेडी हो गया। अब इसको रैप करेंगे हम पहले। रैप करेंगे इस तरीके से। अच्छा, बहुत से लोग जो ना जो ज़्यादातर टेबल्स वगैरह में देते हैं वो जो देते हैं टैको स्टाइल में, राइट। हम इसको रैप कर देंगे। ठीक। अच्छा, बहुत आसान तरीका ये है कि इसको हम तरीके से राउंड करेंगे। अच्छा, आपने नाइफ थोड़ा सा तेज होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। शार्प ठीक, हम लोगों को आदत होती है इसमें शार्प नाइफ यूज करने की ना। जी बिल्कुल, वरना हमें लगता है कि मजा ही नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। तो मेरे भी घर पे ना पूरा एक जो नाइफ का सेट है ना वो एक अलग रखा हुआ होता है, बिल्कुल अलग रखा होता है, वो कोई यूज नहीं करता। अच्छा राइट, ये हम डालेंगे और किसी के हाथ पे अगर लग जाए तो बहुत मसला हो जाता है। डालेंगे इसके अंदर अलग से रैप इसमें ऐड डालेंगे दोबारा। ठीक है, रैप का ठीक। अब इसको हम इस तरीके से ऐसे रख देंगे। अच्छा, इसको हम चाहे बटर पेपर में भी रैप कर सकते हैं, इजीली आप रख सकते हैं। यही था सही। अब इसको हम थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि एक आग किस तरह से आप स्टैंड पोजीशन में बना रहे हैं इसका। ओके, वाओ, ये अभी एक पोजीशन आपको होगी जबरदस्त। एक पोर्शन के साथ में आप फ्राइज रख सकते हैं, और फ्रेंच फ्राइज तो सबको बहुत पसंद होते हैं, साथ में आप पिज्जा फ्राइज भी सर्व कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल, इसके तो फ्राइज भी है, इसके अंदर राइस भी हम ऐड करते हैं। अच्छा, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वाओ, ओके। अच्छा, बटर राइस वगैरह जो देखा होगा आपने। अच्छा, गार्लिक राइस हो गए, बटर राइस हो गए, ओके। हम इसको और बना लेते हैं। सही, इस तरीके से आप इसको लाइट करेंगे। सही खराब है, सही। और आप जो है वैसे आपने ऑलरेडी इसमें चिली गार्लिक सॉस का केचप तो ऐड कर दिया है, और नॉर के केचप में और चिली गार्लिक सॉस में किसी में कोई प्रिजर्वेटिव्स शामिल नहीं होते, एडेड फ्लेवर्स नहीं होते, कलर्स नहीं होते, तो ये हेल्दी भी है। अगर बच्चों के हिसाब से आप सोचें कि बच्चों को केचप और चिली गार्लिक सॉस कैसे दिया जाए, तो आप नॉर का बगैर किसी हेजिटेशन के दे सकते हैं। यहाँ पे शेफ ऑलरेडी मजीद रैप्स बना रहे हैं। आप जाके लिए छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए डालडा का दस्तरखान, ईद स्पेशल दुनिया बोल है। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल, और ईद स्पेशल में हम बना रहे हैं ईद स्पेशल डालडा का दस्तरखान, और हमारे साथ हैं शेफ बशीर जो बना रहे हैं कोलाची रैप्स, और साथ में बन रहा है बहुत ही मजे का डिजर्ट। और डिजर्ट क्या बन रहा है शेफ? डिजर्ट रफान का कस्टर्ड बनाएंगे, फ्रूट ट्राइफल रफान का हम बना रहे हैं, फ्रूट ट्राइफल बना रहे हैं हम। और यहाँ पे शेफ ने एक रैप ऑलरेडी बना के दिखा दिया था, दूसरा रैप बना रहे हैं। एक पैन में यहाँ पे हमने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, और सेकंड के लिए हमने ऑयल भी रख दिया ताकि हम इसको दूसरा फ्राई भी कर लेंगे। ओके, सेकंड चिकन जो चिली हमने बनाया था स्पाइसी वन, उसको हम फ्राई भी कर लेंगे। ठीक है जी, अब इसको हम रैप करेंगे। ये देखें, हमने रैप जो है ना बटर पेपर में डाल दिया है, बटर पेपर ताकि जो आपको ताकि हम एक रैप करके ये रैप से ये होगा कि आप इजीली अपनी ईद की ट्रॉली पर रैप करके रख सकते हैं। बिल्कुल वैसे। और जब आपको दिल चाहे आप खोल के रैप खा लीजिए। चिली गार्लिक केचप डालेंगे इसमें। एंड वंस अगेन वी आर यूजिंग हियर नॉर का चिली गार्लिक सॉस, जिसमें किसी में कोई प्रिजर्वेटिव्स शामिल नहीं है, कोई एडेड कलर्स नहीं है, फ्लेवर को एनहांस करता है चिकन के साथ। आप मजीद एंजॉय कर सकते हैं इसको अपने सैंडविचेस में, स्नैक्स में, समोसों के साथ और पकौड़ों के साथ। डेफिनेटली आपने इफ्तार में जरूर एंजॉय किया होगा। अच्छा, इसमें चीज भी डल रही है, क्योंकि लोग ज्यादातर चीज ही मांगते हैं, तो वो चीज किसको पसंद नहीं होती है? किसको पसंद नहीं है चीज? जिसको ज्यादा जो है वेट नहीं पसंद है, ये भी एक मसला है। ये एक मसला है, क्या करें, लेकिन फिर भी खानी तो पड़ती है, उसके बगैर मजा नहीं आता। अच्छा, ये देखिए, ये हो गया, ये देखें रैप हो गया। ये रैप करने का तरीका बताएं शेफ, आपने इतनी फटाफट से फुश कर दिया। अब हमारे व्यूअर्स कैसे देखेंगे? आप खोलें दोबारा, क्लोज शॉट लें इनका, दिखाएं दोबारा। मैं दोबारा एक और बना दूं, मसला नहीं। सेंटर में आपको क्या करना है, रोस्ट किया और देन इसको सेंटर में टक इन कर दिया आपने। टक कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा रैप। अच्छा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ये क्रॉस इस तरीके से, ये देखिए अब होगा ये इसकी शक्ल जो प्रॉपर आई इसकी रैप की शेप। लाइए मैं रख दूं, और आप इसकी दूसरे की आप तैयारी कीजिए। साथ में आप ये देख सकते हैं चिली सॉस, सोया सॉस में ऐड किया मजीद। सही, चिली सॉस आपने इसमें ऐड किया। चिली सॉस कोई सा भी आप हॉट सॉस ले सकते हैं, बिल्कुल। और सोया सॉस आपने डार्क सोया सॉस यूज किया, बिल्कुल डार्क सॉस। ये इसके अंदर डालने के बाद हम इसको आप जो है इसकी थोड़ी देर रख सकते हैं चिकन को, क्योंकि ये ज़्यादातर जो मैरिनेट करेगा। बिस्मिल्लाह, ठीक, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। एक साथ हमारे दोनों काम हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा और रैप
भी हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, दूध भी बॉईल हो गया है यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा दूध जो है बचा लिया था। आप कस्टर्ड कौन सा यूज करेंगे? रफान की बहुत सारी रेंज है हमारे पास, आपके पास स्ट्रॉबेरी वनीला है, मैंगो है और स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड हमारे पास है। आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। रफान की बहुत बड़ी वैरायटी हमारे पास है, मल्टीपल फ्लेवर्स हैं यहाँ पे। इनकी रफान की जेलीज भी हैं और सबसे अच्छी बात मैंगो जेली, बनाना जेली आपको मिलती है यहाँ पे। और साथ में इसमें मुझे जो पसंद है वो स्ट्रॉबेरी जेली बड़ी पसंद है। लोग कलर के भी हिसाब से, कलर के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हैं। और रफान एक ऐसा ब्रांड है, रफान की कस्टर्ड, रफान के डिजर्ट्स इतने सारे हैं, रेंज इतनी है, बचपन से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपने। और सबकी सबसे पहली चॉइस पाकिस्तान की मैं कहूँगी, तमाम लोगों की रफान की सबसे पहली चॉइस होती है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा देखिए इसी तरीके से पहले इसको फ्लेम तेज करते हैं। इस तरीके से फ्लेम तेज में इसको मजीद आप इसको सही से फ्राई करेंगे, ठीक, 2 से 3 मिनट। और उसके बाद फिर दोबारा हम इसको इसी तरीके से लीड रख के पकाएंगे, लीड करके जूसी बनने के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, चिकन हो गया। अब इसको हम इसको लीड रख देंगे। सेकंड हम तीसरी वीक की तैयारी करेंगे इस तरीके से। आप फिर दोबारा जो है हमारे पास रैप। अच्छा शेफ, इसमें आपने चीनी वगैरह कुछ ऐड करनी है अभी? ऐड कर सकते हैं बिल्कुल, इसमें आपने या आप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे? बिल्कुल, दोनों कर सकते हैं। चीनी इसके करेंगे, हम इसको रैप करते हैं दोबारा। अच्छा, दोबारा से। अच्छा देखिए आप रैप कैसे बना रहे हैं, मैं दोबारा से दिखाऊंगी आपको। थोड़ा स्लो मोशन में, बस स्लो कर लें अपने फोन को। चलें जी। अच्छा, बहुत सही। ये पहले भी आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने चिकन को ऐड किया। ठीक है जी, और देन इसके अंदर चीज़ ऐड कर देंगे आप इसके अंदर। ठीक है, ये देखें, ये हो गया चीज़ का। सही। अब इसको इस तरीके से आपने काट दिया। ठीक है, सही। देन उसके अंदर चिली गार्लिक नॉट करेंगे। सही। और टॉप अप भी ये जा सकते हैं, बाज़गार जो है मायो जो है गार्लिक का और भी ऐड कर सकते हैं। ओह, फुल ज़्यादा जितना आपने पसंद है डिप आपको। बिल्कुल ठीक। ये हमारे पास रैप हो गया। अब रैप का तरीका ये बिल्कुल सिंपल, इसको हम फॉलो करेंगे। फोल्ड किया, ठीक है, और इस तरीके से इसको रैप किया। आपने स्पीड से जितने करेंगे ना जितनी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें। अच्छा, ये सेंटर में टक इन किया और देन बहुत से लोग यूँ दे देते हैं। हाँ, अच्छा आपने इसको अंदर सेंटर में टक इन किया। अब इसके जो है अब ये बना दें, आपको छोटे छोटे चंक्स बना दें, 1 बाइट बना दें। 1 बाइट ताकि इजीली खा लिए जाए ना, सिंगल बाइट्स। राइट, इस तरीके से बना दिए। ठीक है जी, डन। इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं प्लेटर में। ये आपको प्लेटर दे देती हूँ मैं, ये लीजिए। और साथ साथ दूध में भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम डिजर्ट की तरफ चलते हैं अपनी। डिजर्ट भी फाइनल करते हैं। आप साथ में इसके फ्राइज रखिए और अलग से आप जो है इसमें सॉसेस वगैरह भी रख सकते हैं नॉन के। चिली गार्लिक सॉस केचप के साथ गार्निश कीजिए इसको। गार्निश जो है इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए आप, ठीक है, बस ये आइस के साथ टॉपिंग भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। राइट, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। राइट, ब्यूटीफुल, जबरदस्त प्लेटर आपका एक ईद का रेडी हो चुका है, कोलाची रैप्स। और अब चलते हैं हमारी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी भी हमारी इसकी, हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, शुगर। ठीक है जी, सही। और सेकंड इसको भी हमने स्टीम कर देंगे स्लो में। अच्छा जी, दूध में ऑलरेडी बॉईल आ गया है, तो शेफ अब हम क्या करेंगे बताइए आप? चिकन भी रेडी है। अच्छा देखिए, चिकन भी रेडी है, जूसी से बड़े स्पाइसी वाला हो गया हमारा पूरा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, शुगर ऐड करना है। आप 1 kg में हम डालते हैं। हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया था और आधा आपने थोड़ा सा कितना तकरीबन 100 ml आपने निकाल लिया था। अब इसके अंदर क्या करना है, आप इसको 4 टेबलस्पून जो है रफान कस्टर्ड का 4 to 5 रखेंगे। आप अपने हिसाब से थिकनेस करेंगे। स्ट्रॉबेरी ये बना लें हम? स्ट्रॉबेरी या वनीला बना लें। चलें जी, बेस्ट जो है कौन सा बनाएंगे आप? कलरफुल वनीला बना लें। वनीला, चलें जी। अच्छा, शुगर हम रफान कस्टर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर में। अच्छा, शुगर हम ऐड करेंगे 150 ग्राम तकरीबन। 150 ग्राम, 1 लीटर में 150 ग्राम। और ये टेबल स्पून में कितनी बनेगी भाई हमारी खवातीन, कहाँ से गिनेंगी? तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर जो है आपको बनेगा। ठीक है, 6 टेबलस्पून शुगर। ठीक है जी। शुगर बहुत से लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी है, दोनों के लिए है। और ये रहा रफान कस्टर्ड, और जो कि तमाम पाकिस्तानियों की सबसे नंबर 1 चॉइस, सबसे पहली चॉइस है हमारी। 5 टेबलस्पून इसमें ऐड करें आप। कितना? 5 टेबलस्पून। ओके, वनीला फ्लेवर 1। तो इसी तरह इसको हमने मेल्ट कर देना। अच्छा, इसको ये शुगर आपने सही, इसको हम अच्छे से पका लेंगे। सबसे पहले इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि गुठलियाँ नहीं बन जाए आपको। सबसे बड़ा इसमें मुझे निकला कि आप यहाँ पे कह रहे हैं पका रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। और रफान की जेली भी यहाँ पे मौजूद है। चॉकलेट फ्लेवर में भी कस्टर्ड आता है रफान का। खासियत ये है कि नॉर्मल जो आप लेते हैं ना कॉर्नफ्लावर वगैरह, उसके अंदर ये चीज़ें होती है फौरन वो जम जाता है। इसके अंदर ये चीज़ें कि देखिए डिसॉल्व हो गया। सही, बहुत से डिसॉल्व हो जाता है ये बहुत ज़्यादा थिकनेस, और इसको पाउडर फॉर्म में सही बना हुआ है, इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है। सही। अच्छा, इसका बस यही तरीका है कि इसको फौरी पे आपने डालना होता है, जिसकी रोलिंग बॉयल आनी चाहिए। बॉइलिंग जब आने लग जाए दैन हम स्टार्ट करेंगे
उससे पहले हम एक तैयारी कर लेते हैं जो उसके अंदर आपने जिसको डिश आउट करना है, ठीक है जी। तो डिश आउट के अंदर पैन केक वगैरह जो भी चीज़ें आप डाल सकते हैं, बिस्किट डाल सकते हैं, ठीक है जी। इस आप तरीके से प्लेन केक्स भी ले सकते हैं, स्पंज केक्स ले सकते हैं। टू टाइम में भी डाल सकते हैं। हम इसकी लेयर पूरी बना रहे हैं बिस्किट्स की, चॉकलेट्स वगैरह के। अच्छा, ट्राइफल कस्टर्ड मिक्स ये भी देखें, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। इसका बॉटम भी और टॉप भी दोनों कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने नॉर्मल bottom- आपने कॉकटेल कैन ले लिया जी, जो कॉकटेल मार्केट्स में अवेलेबल है, इसलिए हो गया हमारे पास सही। बहुत जल्दी से होगा कि इसको दूध हम- बॉयल हो चुका है, बिल्कुल। सही। अभी इसको हम डालना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। और मैं स्टर करती रहती हूँ साथ जी, साथ sure. रेगुलर कंटिन्यूसली Yes. साथ में, ये ठीक है देखें। जी, ये देखें, जबरदस्त है। अच्छा, ये आराम आराम से आपने डालना है बिल्कुल। और फ्लेम तेज होनी चाहिए। फ्लेम तेज होना चाहिए। हाँ जी, ये भी ओके। है, क्योंकि जैसे ना फॉरन जो है ना इसके अंदर आप जो बॉइलिंग है इसके लम्स इसी तरह आएंगे। अच्छा, लम्स ऐसे ही आ जाएंगे बिल्कुल। अगर आप स्लो आंच पे इसको रखेंगे कि फॉन्ट घुमा जल्दी। दें। जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है जी। चलें जी, एक टिप शेयर की आपके साथ शेफ ने कि तेज आंच पे पकाना है इसको। ये लीजिए शेफ, अब आप इस बिल्कुल, तरह से प्लीज। करते रहेंगे, देखिए अब थिक ये होना देखिए, शुरू हो जाएगा थिकनेस ये। होना शुरू हो जाएगा ये। ठीक। और ये इसको बहुत से लोग जो लबे शीरी वगैरह बनाते हैं वो देखा होगा आपने, बहुत स्लो में बनाते हैं, हल्के पतले में बनता है। हाँ, चलो उसमें कस्टर्ड हम कम डालते हैं ना। जी जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और उसको फिर कंटिन्यूसली आप विस्क करते रहते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और वो गाढ़ा ना हो। बिल्कुल ऐसे। उसको अंदर आइसिंग भी करते हैं, आइस के साथ भी कर सकते हैं। आइस के, हाँ, आइसिंग आप उसके बॉल में रख देते हैं ना, आइस बॉल ये में। देखिए, ठीक ये जैसे लम्स आना शुरू होगा तो आप देन इसके हम हीट को बंद कर देंगे। बंद कर देंगे क्योंकि मगर गाढ़ा अभी होना ये गाढ़ा थोड़ा सा होना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और इसको ये- फिर हम बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आपने बिल्कुल प्लेन और सिंपल कितना क्विक बनाया है। बहुत आपने easy है। जस्ट एक बिस्किट्स की लेयर लगाई, कोई भी स्वीट कैंडीज आप ले सकते हैं, सॉरी नहीं बिल्कुल, आप बिस्किट्स या स्वीट्स या कोई भी जो मीठे आपके केक फॉर्म में जो केक होता है, फॉर्म में वो जो ले होता है, सकते आप मिक्स फ्रूट के जो मार्बल केक्स होते हैं वो भी ले सकते हैं। अच्छा, आप इसमें मीठे कलर्स बिस्किट्स ले कलर्स सकते भी हैं। आते हैं आजकल जो ना, केक देखा होगा आपने, रेनबो कलर्स होते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो सही, वो भी वो भी तरीके डाल से भी आप सकते हैं। कैन ले लिया आपने कॉकटेल का, चाहिए हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को बना के दें, बहुत ही मज़े का अच्छा, होता वो है। जो बच्चे नहीं खाते हैं उनको देने के लिए फिर आपको इसी टैकल से करना पड़ता है कि इसकी चीज़ें डिफरेंट जो है वो ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है बिल्कुल, ये आराम से, देखिए। ये देखिए जी, बिल्कुल अब इसको यही तरीका है बस। आगे सही। ये हम एक इसको बंद टिप है, करेंगे। आप स्टोव बंद कर दिया, ठीक अगर है हम जी। इसको इसी तरह रख देंगे तो यही जम जाएगा, तो इसलिए हाँ। मैंने इसका बेस जो है ना तैयार करने के बाद इसको ये रख दिया। ये डायरेक्ट हम पोर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा शेफ, मुझे एक बात जी, बताइए बोले, कि बोले। बहुत से लोग अक्सर यूज करते हैं कंडेंस मिल्क यूज करते हैं हाँ, कस्टर्ड जी, बनाने जी। में, तो उसका रीजन क्या खाली रिच फ्लेवर के लिए होता है? फ्लेवर और के लिए होता है, मगर इसके देखिए उसमें शॉर्टली ये होता है कि आपको एक बहुत से लोगों को कुछ पसंद भी होता है, ये भी है, मगर उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन फ्लेवर्स का बहुत रिच एंड क्रीमी बहुत फ्लेवर बहुत आता है ना। जबरदस्त। बहुत से लोग देखा होगा आपने, जो दूसरी भी और भी आती है कल से भी, लाइक दूसरी ब्रांड की आती है वो भी यूज करते हैं, देखा होगा आपने। सही। अच्छा, ये देखिए हमने पूरा इसको अच्छे 2 टैप भी बना सकते हैं इसके। अच्छा, 2 लेयरिंग भी कर सकते हैं, मगर हमने इसको ठीक है, टॉप लेकिन हम कर single दिया layer करेंगे, टाइम सही। के हिसाब से। और ठीक सबसे है। इसमें खासियत ये होनी चाहिए कि आपका जो पैन है ना वो बिल्कुल एज इट इज क्लियर होना चाहिए। सही, लाइक दिस। हाँ, कहीं से बर्निंग बर्निंग नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा जो है ना आपका फ्लेवर कुछ पूरा फ्लेवर खराब कर देगा। तो अच्छा, वैसे बर्न कस्टर्ड एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है हार्डली ही बर्न होता होगा, लेकिन शायद किसी से बर्न हो भी जाता हो। अच्छा, उसकी मुख्तलिफ चीज़ें, अगर फ्रेश क्रीम वगैरह हो उसकी टॉपिंग कर दें, लाइक किसी तरह डिजाइनिंग कर दें, टाइम के हिसाब से आपने सही। इसको आपने आपने जो क्रश कुकीज की लेयर लगाई है नीचे, उसको भी क्रश करके आप ऊपर लगा सकते Sure, हैं। बिल्कुल। और अच्छा, हम तो यहाँ पे भी टाइम की हमारे पास कमी है, तो हम अभी फ्रूट्स इस पे डायरेक्टली गार्निश कर रहे हैं। वरना तो फ्रेश क्रीम के साथ भी बिल्कुल आप ठंडा करने के बाद इसको फिर गार्निश कर सकते हैं बिल्कुल। चेरीज के साथ, फ्रूट्स के साथ और व्हिप क्रीम के साथ भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। कितना क्विक और इजी बनने वाली रेसिपी है ये। हमारा फ्रूट ट्राइफल बन गया है, रैप्स भी बन गए हैं हमारे, और साथ साथ मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जम की मिठाई हमारे पास है यहाँ पे। और ईद पे जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम मिठाई लेके ज़रूर जाते हैं, और आप ये जम की मिठाई लीजिए, एंजॉय कीजिए इसको। बहुत ही मज़े की मिठाई होती है इनकी, और अच्छा इनका मीठा बड़ा बैलेंस होता है। आप लेंगे शेफ? मेरे पास ये क्या है यहाँ पे? मैं यही बोलने वाला था कि आपने जो है ना, हाँ बिस्मिल्लाह, वाओ, नाइस, वेरी नाइस। ये काजू की है मेरे ख्याल जी से। जी बिल्कुल, नट्स वगैरह भी इसके अंदर है, मौजूद है। ये तो मैं ऐसे ही खा जाऊंगी, एक तो वैसे ही हम मोटे होने के चक्कर में रह जाते हैं, और फिर जब मीठा हाथ लग जाए तो फिर हाथ कैसे रोकें। शेफ ने भी इतना मजे का रफान का मीठा बना लिया। हाँ। जम की मिठाई भी हमारे पास है, और ये आप चाहें आप एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, आप लेके जा सकते हैं। चेरी भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। टॉपिंग जो जो चीज़ें हैं आपके पास, ठंडा हो जाए इसके बाद तो बहुत अच्छी टॉपिंग हो जाती है, क्योंकि टाइम के हिसाब से ये हमने स्प्रे भी कर दिया है, जम के। ये देखें, और आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर में करने के बाद इसको थोड़ा हाँ, सा तो ठंडा करने के कोल्ड बाद कर जिस दें तो तरह से बहुत आप ज़बरदस्त सी इसमें टॉपिंग आप कर सकते हो ना। सही। अच्छा शेफ, अभी ये वहाँ पे ताकि रख लें, ताकि मैं जी, चाहूँगी बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स देखें, हाँ, और फिर please। अभी हम बैठ के इस प्लेटर को एंजॉय भी करेंगे मज़े से, हम कस्टर्ड भी इंजॉय करेंगे।
फ्रूट ट्राइफल आप देखिए किस तरह जल्दी से जमना शुरू हो गया है जी ये। जी बिल्कुल राइट। इसकी ये एक टेक्निक है जो इसकी टेम्परेचर जो है ना आप मेंटेन करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा ये, ठीक है जी। हाँ अभी देखें ना कितना अच्छा जमना भी शुरू हो गया। थोड़ी देर बस इसको मेरे ख्याल से 10-15 मिनट हम रखेंगे तो ये प्रॉपर जो है वो अपनी जगह भी ले लेगा, पोजीशन होल्ड कर लेगा। डायरेक्ट ये होता है कि आप इसको कभी डायरेक्ट फ्रिज में ना रखें। हाँ, रूम ये- टेम्परेचर में रखने के बाद शेफ ये बताइए कि क्या क्यों खराब क्यों हो जाता है? कस्टर्ड में अक्सर होता है कि कस्टर्ड पानी छोड़ देता है। देखिए वही वजह मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जब आप इसकी टॉपिंग जो है मैंने जिसे कहा कि एक केजी में आपने 4 से 5 टेबल स्पून ले लम्स पूरा बनाएं और देन इसको अंदर पूरा क्विकली बनाना है। अगर वैसे ही डायरेक्ट डाल दें तो होता है ये कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं होने की वजह से हट जाता है ये। सही। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में जैसे देंगे ठंडा होने के बाद और उसको टेम्परेचर मिलना चाहिए नॉर्मल। सही। अच्छा और इसके ऊपर हम टॉपिंग भी कर सकते हैं अगर चाहें तो हम रूह अफ़ज़ा की। रूह अफ़ज़ा भी कर सकते हैं। सही। और रूह जो अफ़ज़ा चीज़ें आपके पास हैं ठीक है। अगर हम इसमें 1-2 टेबल स्पून गार्निशिंग करें, अगर टॉपिंग करें तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत यम्मी भी लगेगा। स्पून दूं मैं आपको? ये बाकी जो ना मैं इसका एक टेक्निक और बताता हूँ, कोई इशू नहीं है क्योंकि रूह अफ़ज़ा आप टॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। टॉपिंग के अलावा फ्रेश क्रीम के साथ मिला के उसको कलर में लाने आप उसको कोई इशू नहीं है। रूह अफ़ज़ा हर जगह हर चीज़ में आप यूज कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा तो हमने वैसे भी इफ्तार में इतना यूज किया है रूह अफ़ज़ा, और क्या चाहिए कि इफ्तार के वक्त जो आपकी प्यास बुझाता है वो है ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग सा रूह अफ़ज़ा, रूह की ताजगी। और ये देखिए किस तरह से शेफ ने एक इसकी डिजाइनिंग भी कर दी है रूह अफ़ज़ा से। देखिए रूह अफ़ज़ा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ शरबत के तौर पे इस्तेमाल करें, रूह अफ़ज़ा से आप आइसक्रीम टॉपिंग भी कर सकते हैं, आप कस्टर्ड की टॉपिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी सिरप वगैरह भी डालते हैं, जैसे शेक्स वगैरह भी डालते हैं, इसमें बेहतरीन से टेस्ट आता है। अच्छा और स्ट्रॉबेरी सिरप का बेहतरीन मैं कहूँगी कि ऑल्टरनेटिव आप रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करें क्योंकि ये हेल्दी भी है, फ्रेश भी है और खालिस फलों के क्या से ही तैयार किया जाता है, तो ये बहुत बेस्ट है। और बच्चे अगर दूध नहीं पीते तो आप रूह अफ़ज़ा डाल के बच्चों को दूध में दे दें तो बहुत एंजॉय कर सकते हैं बच्चे। और ये देखिए जनाब हमारी रेसिपीज तैयार हैं दोनों, हमारे कोलाची रैप भी तैयार है, हमारा फ्रूट ट्राइफल भी तैयार है और रूह अफ़ज़ा से उसको हमने टॉप किया है। हमने यूज़ की इसमें नॉर की चिकन क्यूब और नॉर का चिली गार्लिक सॉस और केचप यूज़ किया है। हमने इसको किया है कोलाची रैप की चिकन को डालडा पॉमेस ऑलिव ऑयल में और साथ ही हमने बनाया है रफ़ान का डिज़र्ट। और अगर आप चाहें तो आप इसकी टॉप लेयर को रफ़ान की जेली के साथ भी टॉप कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच शेफ बशीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाना सिखाई, इतनी क्विक रेसिपीज बनाना सिखाई और आप टाइम निकाल के ईद के दिन आए हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया और ज़रूर इंशाल्लाह तो नेक्स्ट कभी भी मौका मिलेगा तो बिल्कुल दोबारा मुलाकात होगी। क्योंकि सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक शेफ खुद से एक अपनी रेसिपीज बनाते हैं और जब हमें मौका मिलता है किसी और के हाथ की रेसिपीज खाने का तो हम समझते हैं हम आसमान में उड़ रहे हैं उस वक्त ना। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है, सबसे ज़्यादा दिल चाहता है मेरा कि मैं दूसरों की रेसिपीज ट्राई करूँ, खाऊँ और एंजॉय करूँ। कभी कभी वाकई ऐसा होता है कि अपने हाथ के बने हुए खाने खा के हम खुद ही बोर हो जाते हैं। ये एक बात और भी मैं बताऊँ को, जितने भी यानी कि जो कुकिंग वगैरह करते हैं ना, ये बड़ा मसला होता है घर वालों की खास कि आज क्या बनाएं, कल क्या बनाएं, परसों के ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ा सवाल है कि आज क्या बनाएं। और वो मर्द हजरात या वो फैमिली वाले जो कहते हैं ना कुछ भी बना लो, तो भाई कुछ भी नहीं होता, यकीन जाने कुछ भी किसी खाने का नाम नहीं है। अच्छा उस पर भी एक इसी तरह मुहावरा भी है, कहते हैं ना कुछ भी बना लें, आपने कुछ बोला कि ये बना लें तो फिर वो कहेंगे नहीं वाकई मैं भी तब के ना कभी कभी ऐसे मेरे घर में अक्सर करेले नहीं खाते या कोई सब्जी नहीं खाते तो मैं कहती हूँ अच्छा ये बना लूँ, नहीं ये नहीं, तो फिर कुछ भी क्यों कहा। चलेंगे, दोनों चीज़ें तैयार हैं, हमारे रैप्स भी तैयार हैं और डिज़र्ट भी तैयार है। आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का आखिर में जो बारी आती है वो आती है कुछ खाने पीने की, क्योंकि ईद का मज़ा आखिर में खाने पीने पे ही आगे ख़त्म होता है। तो हमारा शो भी आज खाने पीने पे ही ख़त्म हो रहा है। डालडा के दस्तरखान पे आपके सामने शेफ़ बशीर ने इतने मज़े की रेसिपीज़ ट्राई की हैं, बनाई हैं। और ऐसी कोई चीज़ जो आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा मशहूर हो आपकी और आपसे बाकायदा फरमाइश करके बनवाई जाए कि बशीर भाई हम आ रहे हैं तो ये चीज़ हमें खानी है आपके। अच्छा बहुत से दोस्त और ख़ानदान में भी ज़्यादा कढ़ाई है, क्योंकि कढ़ाई भी ऐसी कढ़ाई जो आप नाम सुनते ही कहेंगे कि ये क्या है। अच्छा कौन सी मैं कढ़ाई? बताता, जंगली कढ़ाई। जंगली कढ़ाई, अच्छा उसमें सब कुछ होता है? उसमें मटन, बीफ, फिश, प्राउन, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये जंगली बिरयानी भी एक बहुत मशहूर। इसी तरह हमने इसको लॉन्च किया था 2001 में। स्टार्ट जर्मनी के स्टोर था मेरा, तो वो मैंने लॉन्चिंग था। अभी पूरे वर्ल्ड वाइड यानी कि अमेरिका, कनाडा, बहुत सी जगहों पर ये इसकी बाकायदा ब्रांचेज में भी चल रहे हैं। सही क्योंकि बहुत रिच भी और बहुत
एक्सपेंसिव है। अगली बार बस शेफ बशीर आएंगे तो हम इनसे जंगली कढ़ाई बनवाएंगे, अच्छा। मैंने तो ये बात सोच ली है। और थैंक यू सो मच शेफ बशीर, आप हमारे पास आए, आपके लिए ऑजियोर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है और रूह अफ़ज़ा की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। देखें आप आए ईद पे, कौन खाली हाथ जाने था? ईद पे ईदी मिलती है और आपने जो है गिफ्ट ईदी कर दी है। जी बिल्कुल, ये बहुत बहुत शुक्रिया और रूह अफ़ज़ा का भी, अज़हार का भी बहुत बहुत ऑजियोर का थैंक यू सर। ऑजियोर के वार्डरोब्स मैंने हमेशा वेयर किए पूरे रमजान, इनफैक्ट अभी भी जो मैं वार्डरोब वेयर किया हुआ है मैंने, ये भी ऑजियोर का है। ऑजियोर की इनकी लग्जरी जो फॉर्मल हैं इनके ड्रेसेस वो बहुत ही अच्छे हैं और मज़े मज़े के खाने भी हैं, ईद का मौका भी है और हम एंजॉय कर रहे हैं ईद को। आप भी बनाइए अपने घर पे तमाम रेसिपीज़ और ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक देके हमें बताइए कैसी लगी आपको हमारी रेसिपीज़। एंजॉय करें अपने घर में, याद रखें दुआओं में हमें भी, अपने आप को भी। खूब सारी ईद मनाइए, ईदियाँ समेटिए। वैसे कितनी ईदी मिली होगी आपको? मिलती है शेफ अभी? हाँ, ईदी पहले मिलती थी, अब तो ईदी जाती है, अब जाती ज़्यादा है हमारे पास से। मगर ये कुछ ऐसे हैं जो मेरे बड़े भाई हैं, मिलती तो खाला मिलती है। वैसे ईदी मिलने का ना अपना ही एक अलग मजा होता है। अच्छा मुझे तो बड़ा मजा आता है, मैं भी यहाँ से जाऊंगी, जाके ईदी बटोरती हूँ, आप भी जाके अपनी ईदी निकालिए और काउंट कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह सुबह 9 बजे दुनिया बोल है ईद स्पेशल में एक नए गेस्ट के साथ और कुछ नई रेसिपीज के साथ। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा और हम सब की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से एक दफा फिर से आपको ईद मुबारक।